तो आज की वीडियो में डिटेल टैक्टिकल और टेक्निकल एनालिसिस निकालेंगे फॉर द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ऑल्सो रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड वाले मैच को, पता लगाएंगे क्या एम्बापे एक्चुअली मैड्रिड आ सकता है, एंड ऑल्सो अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मूरिन्हो जॉइनिंग मैन यूनाइटेड। सो लेट्स बिगिन। तो भाई क्रिकेट फुटबॉल दोनों इस हफ्ते हमें काफ़ी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ देखने को मिली हैं। कुछ थोड़ी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि थोड़ी इरिटेटिंग हो रही हैं अब धीरे धीरे, जैसे कि फुटबॉल में। एंड क्रिकेट का भी भाई हमने सेकंड टेस्ट मैच खत्म कर लिया है, सीरीज 1-1 कर दिया है। एज तुमने ट्वीट भी करा था कि 1-1 कर दिया है, बट वी हैव टू मेक इट 4-1। तो हमें रुकना नहीं है इस टाइम पे, रेगुलर डे एट द ऑफिस। एग्जैक्टली, हाँ। सो हमें सेकंड टेस्ट को भी डिटेल में कवर करना है। सो आई थिंक स्टार्ट हम लोग सेकंड टेस्ट से ही करते हैं, क्रिकेट से ही करते हैं। एंड हम लोग जीत जाते हैं मैच, एंड अल्टीमेटली हम लोग काफ़ी थ्रिलिंग फैशन में जीते हैं। काफ़ी बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि 106 रन से जीते हम लोग। सो व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स? मतलब वील गो पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे मैच को, बिकॉज एक दो दिन हो चुके हैं मैच को हुए, तो अब हम लोग वी कैन लुक बैक ऑन द गेम एंड एनालाइज कि हम लोग कहाँ पे अच्छा रहे और कहाँ पे बुरे रहे। बेसिकली एनालाइज करने का पॉइंट ये है कि हमारी क्या लर्निंग्स हो सकती हैं अगले टेस्ट मैच के लिए, राइट। क्योंकि अगर विराट कोहली वगैरह नहीं आते अगले टेस्ट मैच के लिए, अपेरेंटली बुमराह भी शायद रेस्ट होने वाला है, हाँ। तो भाई ये लर्निंग्स और पॉजिटिव्स लेने बहुत जरूरी है, और जो गलतियां करी वो भी सीखनी बहुत जरूरी है। सो स्टार्टिंग विद वेरी क्विकली द टीम्स एंड द पिच। ठीक है, पिच मैं देख के बहुत सरप्राइज था, हाँ, राइट। इन द सेंस कि ये तो न्यूज पहले ही आ चुकी थी कि थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट होएगी विशाखापट्टनम में। यू कैन नॉट अवॉइड दैट। हमेशा से ट्रेडिशनली तुम लिमिटेड ओवर्स में देख लोगे तब तो भाई मतलब बैटिंग पैराडाइज होती है, राइट। तो टेस्ट मैच में भी तुम कितना ही डिटोरिएट कर लोगे पिच को। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई बैट्समैन को थोड़ा इनिशियली फेवर करेगी, बट दिस विकेट वॉज काइंड ऑफ और प्रॉब्ली वुड आर्ग्यू कि फिफ्थ डे पे अगर मैच जाता तो भी शायद बैट्समैन अच्छा, दे वुड हैव हैड अ गुड डे एट द ऑफिस। आप मतलब मैं अगर दोनों टीम्स के डिसमिसल्स डिस्कस करूं, एज वील डू इन अ फ्यू मिनट्स, मोस्टली यू विल सी कि सब लोगों ने अपने विकेट थ्रो करे हैं। किसी भी बॉलर ने ऐसे कुछ अर्न नहीं करा कोई बहुत तगड़ी बॉलिंग करा है। कई लोगों ने काफी तारीफ करी है विकेट की, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। क्या लगता है तुम्हें? इन हाइंडसाइट लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी विकेट थी, बिकॉज इतना लंबा टेस्ट मैच हुआ है, इतना थ्रिलिंग टेस्ट मैच हुआ है, एंड वी वांट टू सी मोर पिचेस लाइक दिस। उसके बारे में क्या कहना है? पीपल आर सेइंग कि बहुत क्रिकेट फ्रेंडली पिच है, कि अगर आपको ऐसे आगे बढ़ाना है तो आपको ऐसी पिचेस बनानी चाहिए। स्पोर्टिंग पिच है काफी ज्यादा। वेरी ऑनेस्टली मतलब आई एम नॉट श्योर कि क्या वो लोग मीन करते हैं इससे। मतलब ऑब्वियसली मतलब तो यही है सबका कि लंबा चल रहा है टेस्ट मैच, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो लोगों को देखने में मजा आ रहा है। इवन कॉन्टेस्ट हो बैट बॉल पे, हाँ इवन है। आई थिंक ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि जो होम एडवांटेज होती है, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड होम एडवांटेज। एंड अगर हम लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे अभी भी, इस मैच हम लोग जीत गए, बट एज विल टॉक अबाउट इट कि हमारे पेसर्स में स्पेसिफिकली बुमराह का कितना बड़ा हाथ था इस मैच को जीतने में। एंड I was kind of expecting कि थोड़ी रैन टर्नर पिच बनाएंगे, स्पेशली जब हम लोग फर्स्ट मैच हार गए थे, बट हमें एकदम उल्टा देखने को मिला यहाँ पे। एंड आई वॉज सरप्राइज, बट मतलब मैं जीत गए तो इन हाइंडसाइट में कह सकता हूँ हाँ भाई बढ़िया है भाई, मजा आया देखने में। बट अगर ये चांस उनके पास चला जाता, क्योंकि आई थिंक दिस वॉज देयर बेस्ट चांस। बैटिंग आपको पता है, बेसबॉल अगर आपको खेलना है तो ऐसे विकेट पे मतलब इट इज अ गिवन कि आप लोग बहुत अच्छा खेलोगे यहाँ पे। और जो लोग इस चीज से डिसएग्री करते हैं, मैं बता दूं, आप इंग्लैंड का ही रिकॉर्ड देख लो अपने घर पे, किस टाइप की पिचेस बना रहे हो पिछले 2-3 सालों में। यू विल सी कि उनकी जो पिचेस पिछले 10 साल में रही हैं, पिछले 2-3 साल में उससे बहुत चेंज आ गया। बहुत ज्यादा फ्लैट कर दिए विकेट्स, बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कर दिए, जिसपे ये लोग चढ़ चढ़ के खेल सकते हैं। तो क्लियरली बेसबॉल को सपोर्ट करने के लिए पिच भी एक पर्टिकुलर टाइप की होनी चाहिए, विच इज बेसिकली अ पिच दैट सपोर्ट्स बैटिंग टू सर्टेन एक्सटेंट। फर्स्टली दैट, एंड सेकेंडली हमारे स्क्वाड जितनी डिप्राइव थी इस बार, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे खेल नहीं रहे थे, काफ़ी लोगों का डेब्यू था, काफ़ी यंग प्लेयर्स थे, जो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। तो आई थिंक दिस वाज प्रॉब्ली देयर बेस्ट चांस कि ये आराम से 2-0 कर सकते थे एक्चुअली में। बट अगेन हम लोग जीत गए, तो मैं उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करूँगा। बट हाँ भाई, आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि हमने रैन टर्नर नहीं बनाई। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से कि यार ये विकेट अच्छी है, स्पोर्टिंग विकेट है वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे थोड़ी मतलब आई विल प्रेजेंट अ ह्यूमन साइड, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स नोबडी इज परफेक्ट, तो मैं भी वैसे भाई कुछ थोड़ा बहुत तो वो रिवेंज वाला मूड रहता ही है मेरा भी। तो मेरे दिल में ना वो बात रहती है कि यार जैसे अभी भी ना नैरेटिव पूरा चल रहा है कि बेसबॉल ही अकेली ऐसी प्ले स्टाइल है, इंग्लैंड एक अकेली ऐसी टीम है जिसने पिछले 12 सालों में इतना कंपटीशन दिया है पहले 2 टेस्ट मैच में इंडिया को, तो हैट्स ऑफ टू देम।
व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि विकेट देखो किस टाइप के, कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। क्या हमें जैसी जो पहले 2 टेस्ट मैच बीजीटी के हुए थे लास्ट ईयर, वैसे का 2 विकेट हमें यहाँ पे मिलती, क्या इंग्लैंड ऐसा खेल पाती? राइट, कि मतलब तुम 4th इनिंग में आके भी ऑलमोस्ट तुमने 300 रन बना दिए। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं होता वैसा। सो वो जो एक अनड्यू क्रेडिट भी मिल रहा है और वो इंग्लैंड को जा रहा है, तो मुझे थोड़ा ऐसे इरिटेशन सी होती है। फेयर ऑल्दो मतलब वही है कि इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम इन अ सर्टेन एक्सटेंट एंड आई एक्सेप्ट दैट कि ऐसा है थोड़ा बहुत, तो वो मेरी शॉर्ट कमिंग है। बट हाँ भाई, मैं दिल से चाहता हूँ कि रैंक टर्नर्स देखने को मिले, थोड़ा मजा आए। राइट, रिगार्डलेस इफ वी आर विनिंग वी कांट रियली कंप्लेन। राहुल द्रविड़ ने तो ये कहा कि भाई हम डिसाइड नहीं करते पिचेस, वो क्यूरेटर्स ही करते हैं। वो भी थोड़ा वियर्ड कमेंट मुझे लगा, बिकॉज आई एम श्योर कि भाई होम साइड थोड़ा तो इन्फ्लुएंस करती है डेफिनेटली। हाँ, सो ऐसे रूमर्स है कि राजकोट में 3rd टेस्ट मैच होने वाला है, उसके लिए भी विकेट एग्जैक्टली रैंक टर्नर नहीं होगी शायद। सो आई डोंट गेट व्हाई इंडिया ने एकदम से अपना स्टांस बदल लिया यहाँ पे, बिकॉज व्हेन वी विल गो अब्रॉड बी श्योर कि हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, तो हम किस बात की इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है। राइट, बट हाँ, ये स्पिरिट ऑफ द गेम में है, विकेट तो ठीक है भाई, मतलब उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, मूविंग टू द लाइनअप्स, इंडिया ने 3 चेंजेस करे थे। 2 तो एक्सपेक्टेड थे बिकॉज कुलदीप यादव आने ही वाला था इन प्लेस ऑफ जडेजा, एंड केएल राहुल जा रहा था, तो कोई ना कोई बैट्समैन आता ही। इंटरेस्टिंग कहते हैं यहाँ पे पाटीदार को लिया बिफोर सरफराज खान, राइट, एंड सिराज को निकाल के मुकेश शर्मा को, वो क्यों करा भाई? आई थिंक जेन्युइनली शायद ऐसा हो कि उसे रेस्ट देना हो, क्योंकि क्या लॉजिक है भाई? मतलब आई गेट कि क्यों लोग कहेंगे क्या क्यों रेस्ट देना उसे, बट आई थिंक देन द सेम पीपल विल क्वेश्चन कि बुमराह को भी क्यों रेस्ट देना आगे, अगर उसे रेस्ट दिया जाएगा आगे। बट उसको डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, ओके, मतलब आई थिंक कि अल्टीमेटली शायद प्लान यही होगा कि बुमराह बाद में बाहर जाएगा, सिराज अंदर आ जाएगा, सो इस टाइम पे सिराज को बाहर निकाल दे तो फिर बुमराह को ले आएंगे। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिराज ने पहले मैच में इतना ओवर ही नहीं डाले हाँ, कि उसको रेस्ट की जरूरत हो। राइट, आई डोंट थिंक इसमें कोई रेस्ट देने का कोई पर्पस था इस मैच में, बैठाने का उसको। इट वॉज वेरी क्लियर, मतलब यहाँ से देख के तो यही लगता है, मैं लॉजिकली जितना भी सोच लूँ, कि रोहित शर्मा डिड नॉट रियली ट्रस्ट सिराज ऑन दीज विकेट्स। ओके, अब लॉजिक मुझे ये समझ में नहीं आया कि व्हाई वुड यू प्ले मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा क्यों कह रहा हूँ, मुकेश कुमार, इन प्लेस ऑफ सिराज ऑन दीज विकेट्स। सिराज इज अ मच बेटर बॉलर देन मुकेश कुमार, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, इन ऑल द फॉर्मेट्स। तो हम सोच रहे हैं कि सिराज को रेस्ट देके मुकेश कुमार को खिला लेंगे एंड ही विल परफॉर्म बेटर। आई थिंक थोड़ा अनरीजनेबल था रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, तो मैं ये तो क्वेश्चन जरूर करूंगा। कुलदीप यादव आता है, पाटीदार आता है, पाटीदार को खिलाने का सेंस बिल्कुल बनता है, बिकॉज एज ए सेड बिफोर, अगर सरफराज खान पहले से स्क्वाड में होता और पाटीदार को फिर एज ए रिप्लेसमेंट लेके आते और उसको पहले स्टार्ट करा देते, तो सरफराज खान के लिए कितना अनफेयर होता। तो सिमिलरली अगर सरफराज खान को भी एज ए रिप्लेसमेंट लेके आए और उसको स्टार्ट करा देते बिफोर पाटीदार, तो पाटीदार के लिए भी अनफेयर होता। भाई ही हैज बीन इन द स्क्वाड बिफोर। पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्या था वंस अगेन, कि पाटीदार इज यूजुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन, नंबर 3 पे यूजुअली खेलता है। अब नीचे कर करके आप नंबर 4 पे ले आओगे ज्यादा से ज्यादा, बट अगर आपको श्रेयस अय्यर को ही नंबर 4 पे खिलाना था, तो नंबर 5 नंबर 6 के लिए तो सरफराज खान भी हो सकता था भाई। एंड द पॉइंट इज, अगर अल्टीमेटली विराट कोहली आ जाता है एंड ऑल्सो मे बी केएल राहुल विल ऑल्सो बी बैक, तो दैट मींस कि सरफराज खान का चांस गया। अब वो पूरी सीरीज नहीं खेल पाएगा। अय्यर का ही क्वेश्चन आ जाएगा, कौन बाहर होने वाला है, तो सरफराज तो कहीं से ही होगा। नहीं, मतलब द पॉइंट इज कि हमें अभी भी डेब्यू देखने को नहीं मिलेगा उसका। मोस्ट लाइकली यस, राइट। वो तो चलो अब भाई किसी को इंजरी हो जाए, कुछ नहीं पता, सो नेवर से नेवर, बट हाँ अनलाइकली है इन लॉजिकल सर्कमस्टांसेस। मैं बस थोड़ा ये था कि यार अगर नंबर 5 पे खिलाना था तो फिर मतलब व्हाई नॉट स्टिक टू अय्यर एट नंबर 5 में भी, या नंबर 6, राइट। क्योंकि जब कोहली होता है तो श्रेयस अय्यर नंबर 5 पे आता है, केएल राहुल नंबर 6 पे आता है। अब कोहली नहीं है तो फिर अय्यर को प्रमोट करने का पॉइंट क्या है? जैसे एंड में वहीं पे ही खेलना है तो। जबकि हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा था अय्यर को नंबर 5 पे ही रखा हुआ था, केएल राहुल को नंबर 6 से नंबर 4 कर दिया था, राइट। तो अय्यर को अगर फिक्स कर रखा है नंबर 5 पे, तो इस मैच में ऊपर कराने का क्या सेंस था? मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ रोहित शर्मा से वहाँ पे। कुलदीप यादव के खिलाने के चक्कर में ये हुआ कि भाई एक बैट्समैन कम हो गया हमारा। ऑल्दो वंस अगेन आई वुड से कि जडेजा को एज अ बॉलर हमें ज़्यादा ज़रूरत थी इन माई ओपिनियन, बैट्समैन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत थे। तो आई थिंक एज अ बॉलर कुलदीप यादव को लेके ओवर वॉशिंगटन सुंदर, आई कैन अंडरस्टैंड वाई। अबाउट इंग्लैंड, वहाँ पे जैक लीच इंजर्ड था, तो शोएब बशीर आया भाई वहाँ पे, उनका डेब्यूटेंट है शायद, पता नहीं, 2 मैच खेला है, डेब्यूटेंट है, 18 साल कुछ का है। एंड एंडरसन आता है, द गेम चेंजर इन प्लेस ऑफ मार्कवुड। वो मुझे लगता है बहुत तगड़ा एक चेंज था, एंड फाइनली मैकलम एंड स्टोक्स अंडरस्टूड कि क्या क्वालिटी। इट पेड ऑफ अल्टीमेटली, परफॉर्म भी उसने करके दिखाया है। हमारी तरफ से बुमराह था तो उनकी तरफ से एंडरसन था।
बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स. इंडिया टॉस जीती है, बैटिंग करती है. आई थिंक बहुत मैसिव टॉस था जीतने के लिए. जो टीम भी पहले बैटिंग करती बहुत बड़ा एडवांटेज था. क्यों? क्योंकि ऐसी बैटिंग विकेट है, पहले बैटिंग करके कम से कम 500 रन बनाओ, एक अनअसेलेबल लीड ले लो और फिर किल ऑफ कर दो गेम. ट्राई फॉर एन इनिंग्स डिफीट, या फिर एटलीस्ट जैसे हम लोग जीत गए अल्टीमेटली 100-150 रन से. राइट. वो तो चलो बुमराह की रहमत थी थोड़ी सी, वरना तो वही फंसी गया था. पहले इनिंग में आते हैं, मतलब तुम स्कोर कार्ड निकाल के बताते रहो एंड वी विल ट्राई टू डाइसेक्ट एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस वेरी क्विकली. तो स्टार्ट हम लोग ओपनर्स से करते हैं. रोहित शर्मा एंड जायसवाल. अगेन यहाँ पे मैं रोहित शर्मा की बात करूँ तो इट डिड काइंड ऑफ डिसअपॉइंट मी, क्योंकि हमने प्रीव्यू में भी ये चीज़ बात करी थी कि रोहित शर्मा विल प्रॉब्ली हैव द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस गेम, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस बैट्समैन था नहीं. अय्यर को आप कह सकते हो, बट हमें पता है कैसा खेल रहा है इस टाइम पे. तो रोहित शर्मा वॉज सपोज टू बी द गाय एंड ही कुड नॉट अल्टीमेटली टर्न इट इनटू अ बिग इनिंग्स. मैं मतलब हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि रोहित शर्मा और अश्विन ये दो ऐसे बंदे जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, बिकॉज ये सबसे सीनियर है. इन माई ओपिनियन मुझे दोनों ने डिसअपॉइंट करा. हाँ, अश्विन के लिए भी आई नो फोर्थ डे पे बहुत अच्छा करा वो, बट रोहित शर्मा तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड मी अलॉट. आई थिंक जिस तरीके से आउट हुआ है शोएब बशीर पे, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था. ग्लांस करने जा रहा था, शॉर्ट लेग नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, लेग स्लिप पे कैच हो गया था. बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था. उस बॉल को चाहता तो थोड़ा पावर से मारता, अगर थोड़ा ज्यादा बैट कनेक्ट होता बॉल से तो शायद बॉल थोड़ी और स्क्वायर जाती. बट हल्का से जब बॉल छूती है ना बैट पे तो हमेशा बहुत फाइन जाती है. और वो लेग स्लिप के हाथ में आ जाती है. इनफैक्ट मुझे याद है कि जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो किसी ने भी एक ग्लांस ही मारा था इंग्लैंड के किसी बैट्समैन ने. आई कांट रिकॉल कौन सा बैट्समैन था, और इंडिया ने भी लेग स्लिप खड़ा कर रखा था, बट वो थोड़ा वाइड था तो वो बीच में से गैप में से निकल गई. रोहित शर्मा ने सेम शॉट किया था, वो हाथ में आ गई. तो फील्ड प्लेसमेंट की बात थी वहां पर. बट रोहित शर्मा ने बहुत सॉफ्ट डिसमिसल दिया है. अब प्रॉब्लम पता है क्या, अच्छा खेलते आउट हो रहा है, मेन बात हुआ. पर वो हर मैच में हो रहा है, तो आप वो कितना भी कह लो कि नहीं जितनी टाइम था पिच पे उतना टाइम बहुत अच्छा खेला, इट डज नॉट मैटर. क्रिटिसिज्म है, बुरा खेलते आउट तो समझ में आता है, अच्छा खेलते विकेट देना तो बहुत बुरी बात है. तो इट इज अ क्रिटिसिज्म नॉट अ प्रेज फॉर रोहित शर्मा. स्टार्ट इन लोगों ने काफी रिजर्व करी थी इस बार, जायसवाल एंड रोहित शर्मा ने. इफ यू नोटिस पिछले टेस्ट मैच से कंपेयर करा जाए तो इस बार काफी रिजर्व थी, एंड इसका क्रेडिट मैसिवली जाता है इन माय ओपिनियन एंडरसन को. ओके. जिस तरीके से उसने रिस्ट्रेन करके रखा हुआ था दोनों बैट्समैन को, वो बहुत क्रेडिबल था. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन? जायसवाल की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जायसवाल ने पूरी लंबी इनिंग खेली है, पहले बाकी बैट्समैन. अच्छा, ओके. शुभमन गिल की बात करते हैं. शुभमन गिल भी काफी टाइम तक टिका विकेट पे, 34 रन बनाता है 46 बॉल्स. एंड शुभमन गिल का भी यहाँ तक भी जब बैटिंग करके वो अल्टीमेटली आउट होता है तो भी मेरे दिमाग में ये चीज थी कहीं ना कहीं कि कोई बड़ी इनिंग्स तो आएगी इससे इन दिस टेस्ट सीरीज. मुझे ये लग रहा था कि आएगी. बट अगेन यहाँ पे भी वो जल्दी आउट होता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग तो था, क्योंकि हमने अगेन प्रीव्यू में हमने फिर से बात कही थी कि शुभमन गिल हैज टू स्टेप अप नाउ. अल्टीमेटली जाके वो कर देता है, बट अगेन इस इनिंग्स में ही वाज नॉट दैट गुड. नहीं, इफ यू नोटिस फिर से वो शेल में खेल रहा था अपने, बहुत डिफेंसिव था स्टार्टिंग में. फिर उसने 2-3 हिट्स लगाए, तब वो अपने ग्रूव में आया, तब उसको लगा कि भाई बॉल कनेक्ट होनी शुरू हो रही है. आई रिमेंबर उसने शायद एक स्वीप भी करा था, एक लॉफ्टेड स्वीप भी मारा था किसी स्पिनर को. बेसिकली बाउंड्रीज आनी शुरू हो गई थी. एंडरसन को भी जिस ओवर में आउट है उस ओवर में पहले एक एज का चौका लगा था. जिस तरीके से आउट है, इफ यू नोटिस दैट वंस अगेन, अब लोग कहीं डिफेंड करते हुए तो आउट हुआ है, कोई बैट थ्रो तो करा नहीं है. जिस स्टंप की वो बॉल उसको नोटिस करो तुम, वे आउटसाइड ऑफ स्टंप, चौथे, पांचवें, छठे स्टंप की बॉल थी वो. वहां पे वो बैट फेंक रहा था अपना. बैट फेंकने की जगह वो लीव करता है उस बॉल को, जो कि हम लोग विराट कोहली का 2014-15 में उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था इसका, कि भाई तुम चौथी पांचवी स्टंप की बॉल पे बैट फेंकने की जरूरत नहीं है. डिफेंड वो बॉल करो जो तुम्हारे स्टंप्स पे आ रही है. जो स्टंप के बाहर है या तो उसको अटैक ही कर लो अच्छे से, और या तो कायदे से लीव ही कर दो. शुभमन गिल उसको डिफेंड करने के लिए गया, अ बॉल दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टच्ड. ओके. एंड उसमें तुम बैट थ्रो कर रहे हो हार्ड हैंड से, तो फिर वो स्लिप तक बॉल कैरी करी जाएगी. तो एक रुकी मिस्टेक थी इन माय ओपिनियन. एंड डबल माइंडेड हो जाता है आदमी जब पहले डिफेंसिव होता है और फिर देखते कि रन आने शुरू हो रहे हैं, तो फिर उसका पहला इंटेंट जो होता है वो अटैक फर्स्ट का हो जाता है. लास्ट मोमेंट पे बॉल खेलता है वो रियलाइज करता है कि नहीं भाई मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता, शायद डिफेंड करनी पड़ेगी बॉल. पर हाथ हमेशा हार्ड ही होते हैं, बिकॉज मारने जब जाता है आदमी तो हार्ड हैंड से ही जाता है. तो उसी चक्कर में डबल माइंडेड हो गया. कमिंग ऑन टू श्रेयस अय्यर, क्योंकि अगेन उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे यहाँ पे. एंड श्रेयस सर की बात करूँ तो मैं प्रॉबली अगर विराट कोहली आ जाता, विराट कोहली बेसिकली अगर विराट कोहली आ जाता तो प्रॉब्ली श्रेयस अय्यर वाज गोइंग टू बी दैट गाय जो बाहर जाता अल्टीमेटली. बट इस मैच में उसे मौका मिलता है एंड फिर से ही कुड नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली. मतलब अश्विन और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किसी ने करा तो वो श्रेयस अय्यर ही है भाई. एंड पता है वही बात है, क्योंकि अब
चलो रोहित शर्मा और अश्विन को ब्लेम कर सकते हो कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेयस अय्यर को भी लेनी थी, क्योंकि इनके बाद कोई और एक्सपीरियंस प्लेयर तो श्रेयस अय्यर ही है बैटिंग लाइनअप में, तो उसको ही ऑल्सो हैड टू सेट द राइट एग्जाम्पल, बट वो नहीं कर पाता अल्टीमेटली यहाँ पे भी। अगर तुम एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो तो ही इज द सेकंड मोस्ट सीनियर प्लेयर आई थिंक आफ्टर रोहित शर्मा बैटिंग में। हाँ राइट, बैटिंग इंडिया के एक्सपीरियंस नॉट जस्ट टेस्ट मैचेस, बट अगर तुम पूरे इंडिया के एक्सपीरियंस देखो तो आई थिंक सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है वो ये है, दोनों इनिंग्स में, ऑफ कोर्स विल कम टू द थर्ड इनिंग्स एज वेल, बट दोनों इनिंग्स में अगर मैं थोड़ा स्पॉइलर दे दूं यहाँ पे, विकेट थ्रो करके आउट है वो। प्रॉब्लम वो है, तुम जो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट कह रहे हो कि मैं टेस्ट मैचेस में लेके आऊंगा, यू आर नॉट एबल टू पुल दैट ऑफ। मे बी रिस्पेक्ट टेस्ट क्रिकेट एंड प्ले इट द वे इट इज सपोज टू बी प्लेड। राइट, वो मेरा इशू है। जो उसके पहले इनिंग में वो कितने सारे वो मीम्स निकल के आए हैं, जो ऐसे हट के बाउंसर को मारने चांटा मारने जा रहा था उसको, राइट, कितना अगली लग रहा था देखने में भाई वो। एंड कोई भी बैट्समैन जो मतलब प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन होता है, टेक्निकली साउंड होता है, वो ऐसा शॉट कभी नहीं खेलता। ये पता नहीं कैसा शॉट था भाई, तुम हैमर कर रहे हो बॉल को, क्या कर रहे हो। तो मतलब इट डिड नॉट लुक गुड एट ऑल ऑन श्रेयस अय्यर टू डू दिस। जिस तरीके से आउट होता है, लोग कहेंगे भाई सॉफ्ट एज था, अंडर एज था, वो बेसिकली फोक्स ने पकड़ लिया, क्या ही कर सकता है। द पॉइंट इज वंस अगेन, जहां की बॉल वो मारने जा रहा है, वॉज इट रियली नीडेड? ही कुड हैव लेफ्ट दैट बॉल वेरी इजीली। उससे पहले भी ही वाज, आई थिंक, अगर तुम उसकी स्ट्राइक रेट बताओ कितनी आई है? श्रेयस अय्यर 45 किया। कितने बॉल पे कितने रन मारे? 59 बॉल्स पे 27। और चौके कितने इसमें थे? चौके हैं इसके 3, मतलब 27 में से 12 रन तो चौके के, ऑलमोस्ट आधे रन चौके के, राइट। तो मतलब वही है ना कि हमें सारे रन चौके में क्यों मारने? व्हाई कांट वी डू अवे विद द इजी सिंगल्स एंड डबल्स? एग्जैक्टली, वो वाली आर्ट को हम लोग क्यों डिनाई कर रहे हैं? स्ट्राइक रोटेशन वाली बेसिकली। हाँ, एंड आई थिंक ही वुड नॉट बी, ही मस्ट नॉट हैव बीन हैप्पी विद द फैक्ट कि सिर्फ 12 रन ही आए हैं 27 में से। ऑल्दो इट इज वेरी गुड, इतने ज्यादा कितने लोग हैं भाई चौकों के रन, बट आई थिंक उसको लग रहा होगा कि मैं और चौके क्यों नहीं मार रहा, सिर्फ 3 चौके क्यों आए हैं 40 बॉल्स में। दैट वुड हैव प्रॉब्ली टेम्प्टेड हिम कि भाई मैं अब मारने जाऊं, एक वीक बॉल को एक्सप्लॉइट करूं। जिस बॉल पे वो आउट है, वो बॉल आउट होने वाली थी नहीं। लोग कहेंगे लो बॉल थी, लो रह गई, बाउंस नहीं करी। रिगार्डलेस, आइदर लीव द बॉल विच इज नॉट हिटिंग योर स्टम्प्स और बी साउंड इनफ, टेक्निकली साउंड इनफ टू अटैक इट इन द वे इट इज सपोज्ड टू बी। बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा श्रेयस अय्यर से। नाउ रजत पाटीदार की बात करते हैं। उसका डेब्यू था एंड अराउंड कितनी 72 बॉल्स में से 32 रन मारे, तो टिका तो था वो काफी देर तक, एंड मुझे लग रहा था कि 50 आ सकती है इसकी तरफ से। सो इस इनिंग्स को देख के व्हाट डू मेक ऑफ इट, कैसी थी उसकी? पाटीदार की पहली इनिंग बहुत प्रॉमिसिंग थी। हाँ, वो जो कहते हैं ना लोग कि रणजी वाले प्लेयर्स को खिलाओगे तो वो स्पिन को अच्छा खेल के दिखाएंगे, वो लग रहा था। आउट भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है उसका, प्लेड ऑन ही हो गया अल्टीमेटली। बट हाँ, जितना खेला था उतना अच्छा खेला था, एंड ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे बिकॉज भाई डेब्यू है ऑब्वियसली, कुछ कह नहीं सकते, इतना क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। राइट, वोंट से मच ऑन हिम। आई थिंक वैसे भी रिगार्डलेस वो शायद नहीं खेलेगा अगर विराट कोहली और केएल राहुल दोनों आ जाते हैं तो। इन एन आइडियल सेंस अगर कोहली नहीं आता है और केएल राहुल वापस आता है तो आई थिंक अय्यर शुड बी ड्रॉप्ड बिफोर पाटीदार लॉजिकली, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर अय्यर को फिर से कंटिन्यू कराया जाए, पाटीदार को हटा दिया जाए। एग्जैक्टली, सो वोंट से मच ऑन हिम। उसके बाद अक्षर पटेल आता है जडेजा के रोल पे, वो भी अच्छी बैटिंग करते हुए फिर अपना विकेट थ्रो कर देता है। आई थिंक अक्षर पटेल का दोनों इनिंग्स में ऐसा था, जितनी भी देर वो खेला है प्रॉपर लग रहा था कि आराम से लंबी इनिंग्स खेल लेगा, बट अल्टीमेटली ही काइंड ऑफ थ्रोज हिज विकेट। एंड जब उसने विकेट थ्रो करा अपना कट मारते हुए, तब सिर्फ 7-8 और बचे थे दिन के। इट वॉज नॉट नीडेड। वो डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। एंड कई लोग पता क्वेश्चन करते हैं कि अक्षर पटेल जैसी बैटिंग करता है टेस्ट मैचेस में, ही कैन बैट अबव जडेजा एंड अश्विन ऑल्सो। राइट, आई गेट वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बट मेरा लॉजिक हमेशा से वही रहा है कि टैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं इंडियन टीम की बात करूं, आई थिंक अगर अक्षर पटेल नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आता है ना, पहली पॉइंट नंबर 1 दूसरी टीम के लिए बहुत डिस्करेजिंग होता है कि नंबर 9 पे कितना तगड़ा बैट्समैन आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, जडेजा अश्विन को बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है कि हमारे पीछे सपोर्ट है अभी अक्षर पटेल का, तो उनकी बैटिंग भी रेज होती है। अक्षर पटेल जब ऊपर बैटिंग कर रहा है तो ही इन हिमसेल्फ इज नॉट एबल टू ब्रिंग आउट दैट मच। जडेजा अश्विन कैन डू बेटर अप द ऑर्डर इन माय ओपिनियन। अक्षर पटेल उनको सपोर्ट भी करता है, फिर खुद भी रन मारता है इन अ नथिंग टू लूज सिचुएशन। आई थिंक वहां पे उसका बेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे तो ही क्लियरली कुड नॉट डू इट, बट एटलीस्ट भरत को करना चाहिए था, वो होम ग्राउंड है। भरत का आई थिंक वही है कि फर्स्ट इनिंग्स में जितना हम लोग कहते हैं ना थोड़ा प्रॉमिसिंग बैटिंग लगी है उसकी, क्योंकि ही गॉट आउट इन अराउंड 40s में आउट हुआ था, बट इस मैच में उतनी ही गंदी लगी उसकी बैटिंग, एंड विच वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि एज यू सेड कि होम ग्राउंड था उसका, एंड सिर्फ 1-2 और बचे थे जब वो आउट हुआ है, वो शॉट मार के कट मार के। राइट, बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल था वो। आई थिंक दिस शुड बी अकाउंटेड फॉर।
मतलब इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस चीज़ हाँ। को। इसके पास थोड़ा वो किस्मत की बात है कि अभी पंत रेडी नहीं है, केएल से कीपिंग करानी नहीं है, right. जोरेल डेब्यूटेंट होगा, अगर होगा तो ये एक थोड़े सेफ स्पॉट में चल रहा है। बट दिस वाज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। आई होप पीपल मेक हिम अकाउंटेबल। सेकंड इनिंग्स में भी जो उसने हरकत करी है अपनी, राइट, वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी भाई। तो इसके लिए मतलब इसको इग्नोर नहीं होनी चाहिए चीज़, बिल्कुल ही बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी। फिर अश्विन आता है फर्स्ट डे के एंड पे, वो सर्वाइव कर जाता है। हाँ, बट नेक्स्ट डे पे हम लोग देखते हैं कि भाई जायसवाल एंड अश्विन बैटिंग कर रहे हैं। अश्विन को एक ब्यूटी मिलती है एंडरसन से, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल डिलीवरी थी। राइट, अश्विन को इस बात में क्रेडिट दूंगा, दोनों इनिंग में जब बैटिंग करी उसने, ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, वेरी सेफ ऑल्सो। सेकंड इनिंग्स में तो चलो वो टेल एंडर्स के साथ ही आ चुका था, कुछ बचा नहीं था ज्यादा कुछ, बट फर्स्ट इनिंग्स में तो एक अनप्लेएबल डिलीवरी थी भाई। आई वुडंट ब्लेम हिम दैट मच, कुछ कर नहीं सकते थे। नाउ कमिंग टू जायसवाल, जो 200 उसने खेल लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आई थिंक अगेन मैं यही कहूंगा कि सॉर्ट ऑफ ही काइंड ऑफ कैरिड अ बैटिंग लाइनअप, क्योंकि उसके अलावा ऐसा कोई और प्लेयर नहीं था जिसने 35 रन तक बनाए हो। शुभमन गिल केम सेकंड जब उसे 34 मारे थे, तो 35 रन भी किसी नहीं बनाया, अल्टीमेटली वो 200 मार के जाता है। एंड जब वो पहला दिन खत्म हुआ था तो कितने पे था? आई थिंक अराउंड 170-180 के आसपास था। तब उससे पूछा गया था तो उसने ये बोला था कि आई होप मैं अगले दिन आके इसको 200 में कन्वर्ट कर पाऊँ। सो ही डिड दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि जायसवाल भी जैसा खेल रहा था जब उसने पहले मैच में 100 मारी थी, उसके बाद यहाँ पर कि 200 मारी, तो ही इज इन वेरी ग्रेट फॉर्म। एंड जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनने स्टेप अप नहीं करा, स्पेशली बैटिंग में, तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि कोई एक बंदा तो स्टेप अप करे, एंड आई थिंक जायसवाल डिड दैट। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कितना उसने रिस्पॉन्सिबली इनिंग्स में खेला है। हाँ, पहले टेस्ट मैच में हमने देखा था कैसे काइंड ऑफ एक T20 वाले मोड में बैसबॉल अप्रोच थी प्रॉपर वो तो। हाँ, मतलब बैसबॉल कहना चाहते हो तो उसको। इस वाले मैच में ना अच्छा मुझे क्या लगा, जहां पे बॉलर को रिस्पेक्ट देनी थी, जैसे एंडरसन था, वहां पे रिस्पेक्ट पूरी दी है। जो लूज बॉल है उसको नहीं छोड़ा बस। राइट, तो दैट मेच्योरिटी इन दैट इनिंग्स कि यार हर बॉल पे मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, मे बी आई हैव टू पिक एंड चूज द लूज बॉल्स। उनको स्कोर में जरूर करूंगा, उन पे मैं भर के शॉट जरूर मारूंगा, बट हाँ जो अच्छी डिलीवरी उसको मैं फालतू में चेस करने नहीं जाऊंगा। और तो सेकंड इनिंग्स में हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं जिस तरीके से आउट हुआ है वो, एंडरसन की बॉल को चेस करते हुए, आउट ड्राइव करते हुए। बट हाँ फर्स्ट इनिंग्स में वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा था देखने के लिए। एंड आई थिंक वही था ना, उसको 2-3 टेस्ट मैच लग गए, साउथ अफ्रीका वाले और ये वाला, टू स्विच फ्रॉम द T20 माइंडसेट टू अ टेस्ट माइंडसेट। एंड जब उसने करा तो बहुत अच्छा खेला। फुल क्रेडिट टू जायसवाल। आई थिंक मतलब अभी तो शाउट्स लगने लग गए गिल और उसके अगेंस्ट बना दिया, पूरा कंपैरिजन बना दिया। आई डोंट थिंक कंपैरिजन अभी करना चाहिए हम लोगों को। बट हाँ भाई, इंडिया में जैसा वो खेल रहा है, बाहर की कंडीशंस अभी क्वेश्चंस हैं बहुत, बिकॉज अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है बाहर खेलने का। बट इंडिया में तो बहुत अच्छा खेल रहा है यार। Exactly. एंड डोंट बी सरप्राइज इफ ही एंड्स अप एज द टॉप स्कोरर ऑफ दिस सीरीज। ट्रू एक्चुअली में। हाँ, बट हम लोग फिर आते हैं सेकंड इनिंग्स में, जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी एंड इंडिया डिड नॉट डू वेल इनिशियली। डकेट को कुलदीप यादव आउट कर देता है थैंक्स टू सम एक्स्ट्रा बाउंस, बट उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि इंग्लैंड बहुत कंफर्टेबली रन्स बना रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी को। ओके, व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट? फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत डिफेंसिव लोग कह रहे थे, अटैकिंग अप्रोच नहीं था, इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी, प्रोएक्टिवनेस नहीं दिख रही। आई थिंक वी डिस्कस इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल, एंड उसमें भी हमने ये बात करी थी कि क्या ये चीज़ रोहित शर्मा की तरफ से आ रही है या फिर ये बॉलर्स की तरफ से आ रही है। एंड इट काइंड ऑफ हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि वी कांट रियली पॉइंट अ फिंगर एट अ सिंगल गाय। यहाँ पे मे बी अश्विन का भी कुछ हो सकता है इनपुट, और यहाँ पे रोहित शर्मा का भी इनपुट हो सकता है। तो आई थिंक जो भी फील्ड अप्रोच थी वो दोनों का मिला के बनाई गई थी, एंड मे बी बुमराह एज वेल, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस बॉलर है। तो आई थिंक मे बी इट इज नॉट राइट टू जस्ट पॉइंट द फिंगर्स एट रोहित शर्मा। हम लोग ने वही ब्रेक डाउन किया था उस लाइव स्ट्रीम में, कैसे एज पर दिनेश कार्तिक, बिकॉज वो स्टेडियम में भी था, उसने रोहित शर्मा से बात भी करी थी। अपेरेंटली पहले टेस्ट मैच के बाद ही सेड कि रोहित शर्मा को खुद भी थोड़ा फील्ड सेटअप करना चाहिए। अगर बॉलर कह रहा है कि डिफेंसिव फील्ड सेटअप रखो तो उसकी सुननी नहीं चाहिए। तो ये बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स नहीं कहा है कि थोड़ी डिफेंसिव फील्ड सेटअप रखो। क्या रोहित शर्मा का उसमें से नहीं था? बेसिकली पॉइंट क्या, जो लोग रोहित शर्मा को ब्लेम कर रहे हैं फील्ड सेटअप के लिए, वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कि रोहित शर्मा ने सेटअप करा है या फिर बॉलर्स ने करा है, बी इट अश्विन, बुमराह, जो भी है। सो रादर देन ब्लेमिंग, आई थिंक इस पे दोनों का अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, द बॉलर्स एंड द कैप्टन एज वेल, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे फील्ड सेटअप अटैकिंग होनी चाहिए, चाहे जो डिसीजन ले रहा हूँ। आपको मिलकर डिसीजन लेना है, बट इसका रिजल्ट हमेशा अटैकिंग फील्ड सेटअप ही होना चाहिए टेस्ट मैचेस में। ये नहीं कि 4-5 बंदे बाउंड्री पे लगा रहे हैं, उसकी भी जरूरत आती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब 4 फील्डर एकदम मुंह के नीचे बैठा रखे हैं, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, स्लिप, और 3-4 फील्डर डी पे रखे हुए, कट,
डीप स्क्वायर लेग कट के लिए अपना डीप पॉइंट रख लिया, डीप स्क्वायर लेग रख लिया, डीप मिड विकेट रख लिया कि भाई छक्का चौका भी रोक ले, क्योंकि भाई स्वीप रिवर्स स्वीप तो मार ही रहे होते हैं वो लोग, तो इन आउट फील्ड प्लेसमेंट बोला जाता है इसको, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एट टाइम सिंगल रोकना बहुत जरूरी है। जैसे इस इनिंग में पर्टिकुलरली मैं अश्विन से बहुत डिसअपॉइंटेड था। हाँ, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम उसने इंडिया में कोई टेस्ट मैच हो रहा हो और एक इनिंग में 0 विकेट लिया। पता है मुझे लगता है विकेट का भी, चलो ठीक है उसने विकेट नहीं लिया वो भी बहुत बड़ी बात है, बट द थिंग इज कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी गया था अल्टीमेटली। एंड मे बी यहाँ पे हम लोग अश्विन को तो बोलेंगे कि हाँ भाई ही वॉज एट फॉल्ट, बट द थिंग इज कि इंग्लैंड ने भी कैसे टैकल करा उसको, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम एज वेल, क्योंकि अगर उनके मेन बॉलर को ही आपने सॉर्ट ऑफ टारगेट बना दिया एंड उसको ही आप मार के खेल रहे हो, तो वो भी थोड़ा तो बैक शेल में जाएगा अपने। एंड सरप्राइजिंग चीज़ वो थी कि अश्विन वॉज दैट गाय जो कि अपने शेल में गया फिर। अब वही ना, आई एम नॉट श्योर कि अब वो फील्ड प्लेसमेंट किसने करी है, क्या थिंकिंग है उसके पीछे, तो वही मैं ब्लेम नहीं करूंगा अश्विन को या फिर रोहित शर्मा को, भाई दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सॉर्ट आउट करो, राइट। बट हाँ वो जिस तरीके से सिंगल्स दिए हैं बैट्समैन को वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ तुम कितना भी पिट लो, तुम कितनी भी गंदी बॉलिंग कर लो, बट तुम विकेटलेस नहीं जा सकते। आई नो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, बट अश्विन की बात कर रहे हैं, जनरेशन का बेस्ट बॉलर अगर हम उसे मानते हैं तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन भी ऐसी होंगी। तो मैं प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इंडियन टेस्ट मैच, इंडिया में जो टेस्ट मैच हो रहा है उससे मैं अश्विन से डिसअपॉइंटेड था भाई। बट बुमराह ने मेकअप करा उसके लिए, जिस तरीके से उसने इनिशियली अपना जॉनी बेयरस्टो को आउट करा, जिस तरीके से उसने जो रूट को आउट करा, ओली पोप को आउट करा, सारे मेन विकेट लिए उसने। उससे पहले क्रॉली को अक्षर पटेल ने आउट किया था, इसमें श्रेयस अय्यर ने बहुत तगड़ा कैच पकड़ा। A bit on श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल एज अ फील्डर, राइट, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सेकंड इनिंग्स में भी श्रेयस अय्यर ने एक रनआउट भी मारा, हाँ रनआउट मारा था। एंड इस वाली इनिंग्स में जैसे शुभमन गिल की स्लिप पे कैचेस थे, स्लिप पे कोई भी कैच हो चाहे वो हाथ में आ रहा हो, देखने में लगेगा शायद हाथों में आ रही है बट डिफिकल्ट होता है। एंड श्रेयस अय्यर का जो कैच है जो कि सॉर्ट ऑफ पीछे दौड़ते दौड़ते उसने पकड़ा था, वो याद मुझे उसकी आई थी डायरेक्टली वर्ल्ड कप फाइनल थोड़ा वैसा टाइप का ही कैच था। बट हाँ भाई आता भी रहता है हर जगह, हाँ हर शॉट को वही बनाता है। बट भाई क्रेडिट टू हिम, क्योंकि हमने ये चीज़ अगेन लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करी थी, मैं उसी पॉइंट पे रहूँगा कि हाँ उसने बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। एंड यू आर काइंड ऑफ सेइंग कि इट वाज गुड टू सी कि उसने अपने शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होने दिए। बट हाँ बहुत अच्छी बात है ये, बट इट शुड बी अ गिवन, मतलब ये चीज़ हमें देखने को मिलनी चाहिए। बट जिस टाइप की हाँ उसने फील्डिंग करी, इट इज अ गिवन, बट बहुत ईजी हो जाता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना जा रही हो तो फील्डिंग भी अच्छी ना हो, मूड अच्छा नहीं होता। बट आई थिंक यहाँ पे अय्यर और गिल को क्रेडिट मिलना चाहिए, बहुत अच्छी फील्डिंग करके दी उन्होंने। अगर वो कैचेस नहीं हुए होते तो क्या पता हम ये मैच ही हार गए होते हैं। राइट, बहुत फाइन मार्जिन्स थे। अ मोमेंट फॉर कुलदीप यादव एज वेल बिफोर यू मूव ऑन टू जसप्रीत बुमराह। 3 विकेट लेता है वो ऑन हिज कमबैक गेम, सॉर्ट ऑफ अ कमबैक यू कैन कॉल दैट इन टेस्ट मैचेस। उसके परफॉर्मेंस से तुम क्या कहोगे, बिकॉज अक्षर पटेल हार्डली बोल्ड एनी ओवर्स, अश्विन वॉज नॉट ऑन, मुकेश कुमार का तो हमें पता ही अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत गंदी इनिंग गई थी उसकी पहली वाली। तो बुमराह के बाद अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो कुलदीप यादव की था। आई थिंक ये वो चीज़ थी जैसे बैटिंग मारे जायसवाल ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जस्ट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम चीज़ यहाँ पे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हमारे कुलदीप यादव ने करके दिखाई, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस मैच से पहले कोई भी सोच सकता था कि कुलदीप यादव के विकेट जो है अश्विन से ज़्यादा होंगे इस टेस्ट मैच में। तो आई थिंक कि ही डिड ग्रेट, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको ही मेड द मोस्ट ऑफ इट, अच्छी बात है। एंड अ पर्टिकुलर मोमेंट जो उसने फोक्स को बोल्ड मारा था, वो बॉल ना देखने में बहुत ब्यूटी लग रही थी। मतलब मैं थोड़ा टैक्टिकली ब्रेक डाउन करूँ तो वो बॉल एक्चुअली में थी सिंपल। ओके, फोक्स ने उस बॉल को रीड सही से नहीं करा। बॉल जहाँ पे अल्टीमेटली पिच करी है, आप उसको पॉज करके देखोगे ना, फोक्स का जो पैर है, टो है जो उसका, वो आस पास भी नहीं है उसकी लाइन पे, बॉल की लाइन के पीछे। यूजुअली बॉल की लाइन को कवर करना होता है आपके अपने पैर से, कहीं और पैर है, दूर से खेल रहा, वहीं पे वो टर्न होके विकेट पे हिट कर गई। विकेट उसने कवर ही नहीं करे हुए थे। सो ही मेड दैट बॉल लुक वेरी गुड, बट इट वाज नॉट दैट स्पेशल। ओके, बट क्रेडिट टू कुलदीप यादव फॉर हिटिंग द स्टंप्स एवरी टाइम, मिस नहीं कर रहा था। आई थिंक जो कंट्रोल दिखाया ना उसने एज अ रिस्ट स्पिनर, हमने डिस्कस करा कितनी बार कि रिस्ट स्पिन में कंट्रोल मुश्किल होता है बॉल पे, वो सबसे कमेंडेबल लगा मुझे। टेस्ट मैच के लिए बहुत जरूरी होता है वो। जितने भी सक्सेसफुल टेस्ट में रिस्ट स्पिनर्स रहे हैं, शेन वॉर्न ले लो, कुंबले ले लो, सबका कंट्रोल बहुत अच्छा रहा बॉल पे। आई थिंक कुलदीप यादव का कंट्रोल बहुत अच्छा था। नाउ कमिंग टू बुमराह, जिस तरीके से उसने जब जरूरत थी तब विकेट्स निकाल के दिए। राइट, अभी हमने कहा बेस्टो, रूट, ओली पॉप, स्टोक्स, सारे मेन विकेट निकाल के दिए।
क्या कहोगे इसके परफॉर्मेंस पे? आई थिंक वही बात है कि ये देखने में इतना मजा इसलिए है क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि उसने विकेट लिए बट जैसे विकेट लिए हाँ। ओली पोप की बात करें, स्टोक्स भाई फिर वही चौंक गए थे कि भाई कहाँ से विकेट ले लिया ये। वो उसमें भी आएंगे अभी जरा, पहले इनका डिस्कस करें। जितना सेटिस्फाइंग था वो देखना, आई थिंक इस वजह से मेनली मुझे बहुत अच्छा लगा इनिंग्स देखने में। और वो ओली पोप का विकेट भी भाई वो भी हड़बड़ा गया था कि भाई क्या हो गया एकदम से। पहले तो स्टोक्स जब बैटिंग करने के लिए आया था तो तभी बुमराह जो है अपने वार्म अप करना शुरू हो गया था। ओके, आई थिंक इट वाज अ टैक्टिक बाय रोहित शर्मा की प्लान्ड होगा पहले से कि जब भी रूट आएगा तो बुमराह से ही बॉलिंग करानी है। एंड उसने पूरा सेटअप करके उसको एच निकलवाया है। बहुत बढ़िया था देखने में, बहुत सेटिस्फाइंग था फॉर श्योर। रूट ऐसा लगा था हेल्पलेस है भाई, क्या ही करे, राइट, मतलब खेलना ही नहीं पाता भाई, ऐसा लग रहा था बुमराह के सामने। बट ओली पोप को जिस तरीके से उसने आउट करा उस यॉर्कर पे, पहले 1 सेकेंड उसको थोड़ा कंफर्ट जोन में डाला, अच्छी बॉल डाल के लेट हिम हिट द बॉल और लीव इट, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर एक फुल ब्लोन यॉर्कर, टो क्रशर टाइप की, कि बैट्समैन को पहले कंफर्टेबल कर दिया फ्रंट फुट पे खिलाने के लिए एंड फिर एक वो मारी, यॉर्कर डाली। वो सेटअप आई थिंक बहुत दिमाग चाहिए होता है, बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है अपने स्किल में, मतलब पिन पॉइंट बॉलिंग होनी चाहिए। अगर एक भी इंच इधर उधर हो गया तो फिर उस बॉल पे चौके पे सकते, वो ड्राइव नहीं हो पाएगा वो चीज, राइट। तो वो बॉल इतनी तगड़ी बॉल थी। पहली बात तो आई वोंट ब्लेम ओली पोप, अनप्लेबल थी। उसमें हर्षा भोगले ने भी कहा ना वाटर बॉल, उसको इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि कोई भी जब ऐसी हिस्टोरिक मोमेंट होती है, बड़ी अच्छी मोमेंट होती है क्रिकेट में, तो ऐसे बस वाटर बॉलर, सही वाटर बैट्समैन। मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं करी ये चीज, मैंने भी नहीं करी थी, बट हाँ काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस चीज को। भाई मुझे तो अच्छी लगती है कमेंट्री, राइट। सो मतलब मुझे लगा बहुत जबरदस्ती का क्रिटिसिज्म बना दी बहुत। बट द वे स्टोक्स गॉट आउट, उसके बारे में क्या कहोगे? भाई मजा आया देखने में। एंड जब इंग्लैंड कैप्टन ऐसे आउट हो रहा है एंड उसके बाद जो रिएक्शन था उसका, जो भी उसने ऐसे उसके बारे में क्या कहोगे? पता नहीं, आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था वो, कि वो आउट हो गया। आई थिंक उससे भी खुद भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या ही बॉल थी, कैसे क्या ही खेलूं इसको मैं, मतलब ये दिमाग था उसका कि क्या ही करूं इस बॉल पे मैं, सॉर्ट ऑफ। भाई मैं तो फिर से कहूंगा कि मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि भाई अगर आउट हो तो चुपचाप जा, ओके, नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये सब, मतलब ये क्या है, मैं यूं क्या करूं, अब मैं हाथ उठा दूं अपने। पहली बार भी करा था इसने, चलो पहली बार तो रन भी मारे थे, समझ में आता है। इस बार भाई क्या जरूरत थी करने की इतनी ज्यादा? ये मतलब कुछ ऐसा था नहीं कि भाई अनप्लेबल डिलीवरी थी, ऐसा कुछ था। तेरा बैट लेट आया भाई, बॉल को तू कवर नहीं कर पाया अपने पैड के साथ या अपने बैट के साथ, विकेट्स खाली छोड़ दिए, एक्सपोज छोड़ दिए, बॉल पड़ के अंदर आ गई, बोल्ड हो गया। इसमें नाटक करने की क्या जरूरत है इतनी कि अनप्लेबल थी वो थी? भाई तू कैप्टन है यार, राइट, कैसी बातें कर रहा है भाई? ओली पोप आउट हो, उसने तो नहीं करा, उसकी बॉल ज्यादा अनप्लेबल थी भाई। तुम बैटिंग कर रहे हो बुमराह के अगेंस्ट, तुम कौन सी बॉल प्रेफर करोगे, स्टोक्स वाली या फिर ओली पोप वाली? डेफिनेटली स्टोक्स वाली। तो ओली पोप ने तो ड्रामा नहीं करा। ये इसका नाटक बहुत ज्यादा चालू होता है भाई। इसका सेकंड इनिंग्स में भी जो गुड ओवर करा ना, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लोग स्टोक्स को पता कॉल आउट नहीं कर रहे थे जितना करना चाहिए। आई विल डिस्कस दैट। लोग रोहित शर्मा के पीछे बढ़ जाते हैं, इंडियंस भी, लेकिन स्टोक्स की कप्तानी में जो फॉल्ट्स है वो कोई कॉल आउट नहीं करेगा। ओके, पहली बात तो एज अ बैट्समैन जो हरकतें कर रहा था, इस टाइप का एटीट्यूड आई डोंट लाइक ऑन द पिच। भाई तुम्हारी गलती, तुम अपनी गलती से आउट हुए हो तो चुपचाप उसको एक्सेप्ट करो, निकलो। बॉलर की तारीफ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, भाई क्या बॉल डाल दी वो डाल दी। फिर अल्टीमेटली दे रैप 3 इनिंग्स अप। बुमराह 1-2 विकेट और लेता टेल के। इस इनिंग में टॉप स्कोर कौन रहा इंग्लैंड का? इस इनिंग में टॉप स्कोर आई थिंक क्रॉली रहा है 76 रन के साथ। आई थिंक क्रॉली की बैटिंग भाई इस मैच में बेस्ट थी। हाँ बहुत अच्छी थ्रू आउट दिस ये अपना सेकंड टेस्ट मैच, जिस तरीके से उसने टारगेट करा हमारे बॉलर्स को, जितनी एफर्टलेसली खेला, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट। हैट्स ऑफ टू, मतलब 6 फीट 6 कुछ का है, जिस तरीके से उसने फीट का यूज करा है, एक्सप्लॉइट करा स्पिनर्स को, बहुत तगड़ा लगा भाई मुझे। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड इनिंग्स, बिकॉज थैंक्स टू बुमराह हमें 190 कुछ की लीड मिल गई थी। राइट, अनएक्सपेक्टेड भाई, अनएक्सपेक्टेड। बट रोहित शर्मा और जायसवाल डे 2 के एंड को बड़े आराम से सी ऑफ करते हैं। डे 3 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। रोहित शर्मा बहुत स्लो खेल रहा था, बहुत, आई थिंक यहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि थोड़ा रिजर्व था कि मुझे विकेट नहीं देना अपना, एंड ही गॉट एन अनप्लेबल डिलीवरी। राइट, क्या ही कर सकते हैं, मे बी अ बिट अनलकी। एंड एंडरसन था भाई दूसरी तरफ, जिसने उसका विकेट लिया, तो ह्यूज विकेट फॉर हिम एज वेल। बट हाँ, रोहित शर्मा का एटलीस्ट चलो रिजर्व्ड होकर खेल रहा था, दैट शोड कि ही वांट्स टू प्ले अ बिग इनिंग्स। ये चीज़ तो मतलब मे बी इंटेंट सही था। एंड अनप्लेबल डिलीवरी एज यू सेड ना, आई थिंक 1-2 पॉडकास्ट पहले यू सेड कि टेस्ट मैच में हमेशा एक ऐसी बॉल होती है जो आ ही रही है, दैट हैज़ अ नेम, दैट हैज़ योर नेम ऑन इट। तो मे बी इट वॉज दैट बॉल एंड वो जल्दी आ गई, ये थोड़ा उसके लिए अनफॉर्चुनेट चीज़। किस्मत ही खराब थी भाई इस इनिंग में। तो मतलब इस इनिंग में मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज विकेट थ्रो भी नहीं करा उसने, बॉल कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिल गई थी, तो कांट रियली क्वेश्चन दैट। जायसवाल ने अपना विकेट थ्रो करा, एज आई मेंशन प्रीवियसली, बॉल को चेस करते हुए।
बट वही इट्स हिज ब्रांड ऑफ क्रिकेट, हाँ, तो वो hit and करेगा miss होगा, right. एंड डबल सेंचुरी मार चुका है भाई, एक बार कितना एक्सपेक्ट करोगे उससे? हाँ सो नो आई थिंक क्रिटिसिज्म फॉर हिम एज सच। गिल और अय्यर पे आते हैं, बिकॉज जब ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं हमारे ओपनर्स, तब गिल और अय्यर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू करते हैं। राइट। गिल इवेंचुअली स्टार्टिंग में थोड़ा शेकी लगता है, बट बच भी जाता है। एक बार वो आउट भी हो गया था, लेकिन डीआरएस के वजह से हाँ, पता बच चला गया। कि इनसाइड एज लगा, उसको खुद ही नहीं पता था इनसाइड एज। अय्यर ने बताया था ना, राइट। अय्यर ने भी कहा था ले ले भाई एक बार, क्या पता। अच्छा हो गया। सो गिल स्टार्टिंग में थोड़ा टेंटेटिव लग रहा था, अपेरेंटली उसके हाथ में चोट लग गई थी कैचेस पकड़ते वक्त, ओके। तो उसने इंजेक्शन लेके बैटिंग करा था उस टाइम पे। सो आई थिंक हो सकता है इसलिए भी थोड़ा सा टेंटेटिव हो। और ऐसे न्यूज़ आई निकल के कि मैनेजमेंट ने कहा था अगर इस मैच में रन नहीं मारा तो नंबर 3 से लास्ट चांस है, नंबर 3। दैट वुड बी ट्रू? हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि आई थिंक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मुझे इसका। लॉजिक नहीं है, बट कई बार हमने ऐसे डिसीजंस देखे हैं जो इसमें लॉजिक नहीं होता। मे बी ऑलरेडी लाइन में इतने लोग हैं डेब्यू करने के लिए। ये लोगों को पता कैसे किसी ने बोला था कि आउट है, तो मैनेजमेंट ने क्या पब्लिक को बताया? नहीं, आई थिंक ये वही है ना कि किसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने बता दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस ने निकाली थी न्यूज़, किसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने बता दिया उनको, और फिर उनने ये चीज़ निकाल दी। कितनी सारी न्यूज़ आती हैं ऐसी। तो पता नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा, क्योंकि तुम गिल को कह रहे हो लेकिन अय्यर के रिलेटेड कुछ नहीं आया ऐसा, who has been performing worse and for longer and he is older. तो अय्यर के लिए कोई अल्टीमेटम नहीं आया, लेकिन गिल के लिए अल्टीमेटम आ गया कि भाई इस मैच में परफॉर्म नहीं करा तो क्या। तो मैं थोड़ा सस्पिशियस हूँ इस न्यूज़ को लेके। आई डोंट नो इफ आई शुड ट्रस्ट इट और नॉट। ओके। बट अय्यर और गिल फिर से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे। गिल डोमिनेट करना शुरू कर चुका था, इनिशियली स्ट्रगल कर रहा था, बट फिर उसे चौके छक्के मारने शुरू करे। गिल से पूछा गया था कि आपने इस इनिंग में अलग क्या करा, तो कहता है कि भाई मैं अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे खेल रहा था। ओके। कि मैं नेचुरली थोड़ा अटैकिंग खेलना पसंद करता हूँ, तो मैं इस बार अटैकिंग ही खेल रहा था। मैं शाय अवे नहीं हो रहा था उससे, फालतू में डिफेंसिव नहीं हो रहा था। इवन लास्ट इनिंग्स के बाद अपेरेंटली उसने राहुल द्रविड़ के साथ काफी टाइम स्पेंड करा था बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए। हो सकता है, मतलब वही। तो रिगार्डलेस व्हेन ही वाज अटैकिंग, रन्स बहुत आराम से आ रहे थे। अय्यर को कोई ज़रूरत थी नहीं अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, बिकॉज पार्टनरशिप बहुत अच्छी बिल्ड हो रही थी। द वे ही थ्रू हिज विकेट वंस अगेन, वो स्टोक्स ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, मैं मानता हूँ, बट क्या एक्सक्यूज है इसका कोई? मैं वही कहूँगा अल्टीमेटली अय्यर से भी, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कर रहे हो एंड एक तरफ से एक बंदा मारे जा रहा है, तो यू डोंट रियली हैव, एक बंदा मतलब बेसिकली शुभमन गिल सेट हो चुका था वहाँ पे, तो यू कुड हैव टेकन योर टाइम कि आप भी प्रॉपरली सेट हो जाओ। उसके जब आप कंफर्टेबल हो कि आपको पता है कि आप ये शॉट खेल लोगे, तब आप खेलो। सिर्फ ये बोल देना कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना है एंड वो ज़बरदस्ती फोर्स करना उस चीज़ को, व्हेन यू नो कि आप उस पोजीशन में नहीं हो इस टाइम पे। भाई आई थिंक सबसे पहला तो दिमाग में थॉट ही होना चाहिए कि मैं कैसे इस टाइम पे अपनी जगह वो करूँ, सेफ रखूँ। तो अगर आप उसको सेव करने के लिए रोहित शर्मा रिजर्व खेल रहा है, तो आप कैसे नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे? पता नहीं भाई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हूँ कि अय्यर को बेंच करा जाए, बिकॉज बहुत इररिस्पॉन्सिबल लग रहा है मुझे। वी कुड हैव इजीली लॉस्ट दिस गेम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अय्यर ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, टिकने का सोचा नहीं मिडिल ऑर्डर में, when he could have easily done that। ऐसा भी नहीं कि जैसे रोहित शर्मा की तरह अनप्लेबल डिलीवरी मिल गई हो, राइट। विकेट थ्रो कर रहा है अपना बार बार, मुझे बहुत बहुत गंदा लगा देख के। बट रिगार्डलेस अक्षर पटेल वगैरह बैटिंग करने के लिए आते हैं। रजत पाटीदार सॉफ्ट डिसमिसल था, आई थिंक बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया फोक्स ने। एंड अगेन आई थिंक बहुत कुछ है नहीं इस बारे में बोलने को, क्योंकि 2-3 मैचेस बाद अगर पाटीदार सेम हरकतें करेगा तब क्रिटिसाइज करेंगे। राइट, पहले मैच में लेट हिम एक्सपीरियंस, बट हाँ गुड कैच बाय फोक्स भाई। आई थिंक सेकंड इनिंग्स में विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करी इंडिया के। राइट। अक्षर पटेल आता है, अक्षर पटेल वंस अगेन वाज लुकिंग वेरी गुड, क्लोज टू 50 और फिर विकेट फिर से थ्रो कर दिया। राइट। वो डीआरएस लेती है इंग्लैंड, बहुत अच्छा डीआरएस लेती है। क्रेडिट टू इंग्लैंड एंड स्टोक्स फॉर टेकिंग दैट डीआरएस, बट अक्षर पटेल के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बॉल लो रहेगा, ये हो गया वो हो गया। वंस अगेन मैं तुम सेट होके ऐसे आउट नहीं हो सकते। बहुत ईजी लग रहा है इस टाइम पे देखना कि बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकता है एक बड़ी इनिंग्स में इस चीज को, बट वो हो नहीं पा रही अल्टीमेटली। एंड फिर वंस अगेन केएस भरत ने अपना विकेट जो थ्रो करा है, इस बार जो विकेट थ्रो करा था थर्ड इनिंग्स में, वो तो और गंदा था भाई। क्या करने जा रहा था, कौन सा पुल शॉट मारने जा रहा था, कौन सा छक्का मारने जा रहा था, हाथों में दे दी बॉल। एक्स्ट्रा बाउंस था पिच में थोड़ा सा, जिसकी वजह से आई थिंक वो बॉल मिडिल नहीं हुई, थोड़ा टॉपिश टाइप का लगा, बट बहुत रिस्पॉन्सिबल था यार ये। डज ही डिजर्व टू स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड? अगेन वही है, लक है इस टाइम पे, और कोई है नहीं इस टाइम पे जिसको हम लोग खिलाएं उसकी जगह पे। मे बी सरफराज खान लोग कह सकते हैं, बट अगेन उसकी कीपिंग को कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं तो हाँ भाई एग्जैक्टली, जुरेली आ सकता है, बट मतलब आई एम इवन टेम्प्टेड टू गिव हिम अ चांस जुरेल। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोहली और केएल वगैरह आ रहे हैं वापस, तो फिर दे सकते हैं। एक्सपीरियंस बैट्समैन हमारे वापस आ रहे हैं, तो एक डेब्यूटेंट रखने में क्या प्रॉब्लम? हाँ राइट। मैं तो बहुत टेम्प्टेड हूँ भाई। मतलब केएस भरत एंड अय्यर, ये 2 प्लेयर्स हैं जो उन्होंने
जितना इररिस्पॉन्सिबली खेला ना, बहुत मुझे इरिटेशन लाइक कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा तो ही तो फिर वो चीज़ होगी, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होना जरूरी है। क्योंकि तुम कुछ मत देखो, तुम अश्विन को देख लो, उसके बाद अश्विन आता है, वंस अगेन ही वाज डूइंग रियली वेल। एंड आई थिंक थोड़ा सरप्राइज चीज देखने में मिलेगी, थोड़े चौके भी आ रहे थे काफी उससे, थोड़ा अटैकिंग लग रहा था देखने में। और यहाँ पे मैं इंडियन फैंस को कॉल आउट करूंगा, जो रोहित शर्मा की बुराई कर रहे थे लोग पहले इनिंग में कि डिफेंसिव फील्ड लगा रखी है। तुमने स्टोक्स की फील्ड देखी थी? अश्विन के लिए 7 फील्डर बाउंड्री पे थे। ओके, मतलब 9 फील्डर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, एक विकेट कीपर, एक बॉलर, 9 फील्डर बचे, सिर्फ 2 फील्डर बॉक्स के अंदर है, सर्कल के अंदर है, राइट। 7 फील्डर्स ऑन द बाउंड्री फॉर अश्विन। यहाँ पे तो मैंने किसी को नहीं देखा ट्विटर पे कॉल आउट करते हुए, स्क्रीनशॉट लेते हुए, कोई किसी को कमेंट करते हुए कि स्टोक्स की डिफेंसिव कैप्टनसी है। क्यों नहीं करा भाई? राइट, क्यों नहीं करा कॉल आउट? रोहित शर्मा ने सेम चीज हरकत करी होती, वो 4 फील्डर भी लगाता है डीप में, तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। इससे 7 फील्डर, 9 में से 7 फील्डर बाउंड्री में, अश्विन के लिए वो भी। राइट। इमेजिन अस डूइंग दिस फॉर समबडी लाइक रेहान अहमद, कि हम रेहान अहमद के लिए रोहित शर्मा कहता है भाई कि 7 फील्डर पीछे आ जाओ। राइट। पता कितना मतलब स्लॉटर करेंगे उसको मीडिया में। तो ये हिपोक्रेसी कहाँ से आ रही है भाई? स्टोक्स की कैप्टेंसी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इंग्लैंड को इतना क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है। जो कह रहे हैं कि भाई बहुत क्लोज आ गया, ये हो गया, भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। स्टोक्स एज अ कैप्टन स्टिल लॉस्ट, एंड क्वाइट फ्रैंकली ये सेम टाइप का रिजल्ट अगर एक रैंक टर्नर पे मिला होता तो मैं स्टोक्स की तारीफ करता। एंड क्लोज तो हम भी आ गए थे फर्स्ट टेस्ट मैच में। नहीं, हमें तो चलो जीतना ही चाहिए, हम तो घर पे खेल रहे हैं, हमारा कोई एक्सक्यूज नहीं है। पॉइंट इज भाई विकेट भी तो देखो किस टाइप की है, कोई ट्रेडिशनल इंडियन विकेट थोड़ी है ये, जहाँ पे इन लोगों ने बहुत मतलब अचीवमेंट ले लिया भाई, चौथे दिन तक मैच से जाकर टिक गए लोग। अगर रैंक टर्नर पे ऐसा परफॉर्म करते तो मैं कहता हाँ भाई तगड़ी कैप्टेंसी, तगड़ी परफॉर्मेंस। बट ऐसी विकेट पे द गेम वाज क्वाइट इवन, तो कोई एक्सक्यूज है नहीं स्टोक्स के पास एज सच। राइट। तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ओवर हाइप कर रखा है, एंड आई थिंक इवेंचुअली टूट जाएगा जब ये 2-3 मैच और हारेंगे तो। बट स्टोक्स की कैप्टेंसी वाज डिसअपॉइंटिंग इन दैट रिगार्ड। अश्विन एक्सप्लॉइटेड इट रियली वेल, दूसरे से लेकिन विकेट गिरते गए, अश्विन हैड मारने पड़ा। एग्जैक्टली, राइट। इस इनिंग में पर्टिकुलरली हार्टली की फिर से 4 विकेट, आई थिंक रेहान अहमद के भी दो विकेट थे। 2 विकेट थे, 3 विकेट थे, एंडरसन के 2 विकेट थे, शोएब बशीर का 1 विकेट था। ये जो स्पिनर्स को विकेट मिला ना, ये मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। इसमें हार्डली कोई एक अर्न विकेट है, ओके, सब हमारे बैट्समैन ने थ्रो करा। दिस इज माय प्रॉब्लम। अभी कोई एक स्टार्ट निकला है कि आफ्टर दीज 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के स्पिनर्स ने टोटल में ज्यादा विकेट लिए इंडिया के स्पिनर्स से। ओ भाई साहब हमें कितना आगे होना चाहिए एक्चुअली में। एंड क्वाइट फ्रैंकली हमने ज्यादा स्किल से बॉलिंग करी है, राइट। उनकी बॉलिंग में कोई स्किल था नहीं। मैं अगर शोएब बशीर और रेहान अहमद की बात करूं पर्टिकुलरली, कोई बॉलिंग में कुछ खास वर्क है नहीं, कोई स्किल लगा नहीं मुझे कि बहुत अच्छी फ्लाइट आ रही है, बहुत अच्छी डिप कर रही है, रेवोल्यूशंस बहुत अच्छे हैं बॉल पे, टर्न बहुत अच्छी कर रही है। बहुत मीडियोकर लेवल था ये कायदे से इंडियन बैट्समैन के हिसाब से। हमने विकेट थ्रो करा है अपना, और ऐसा भी नहीं कि रैंक टर्नर पे आउट हो रहे हैं। तो इन स्पिनर्स को हम लोग जरूरत से ज्यादा अच्छा बना रहे हैं पेपर पे, इतना बनाने की जरूरत थी नहीं। बट इसी के चलते हुए 399 का टारगेट मिलता है। एंड लास्ट इनिंग्स को हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे वेरी क्विकली। आई थिंक फर्स्ट 3rd डे के एंड पे 67 for 1 थे लोग इंग्लैंड, राइट। अश्विन ने 1 विकेट ले लिया था डकेट का, एंड भरत ने क्या अच्छा पकड़ा, वहां पे क्रेडिट जाएगा पूरा। बट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जब हमें जरूरत थी कि भाई फर्स्ट सेशन में हम लोग को प्रोएक्टिवनेस दिखानी, इंटेंट दिखाना है, तब अश्विन और रोहित शर्मा दोनों टर्न अप करें। कैसे? अश्विन विद द बॉल, रोहित शर्मा विद द फील्ड सेटअप। आई थिंक यहाँ पे जो डे 4 पे हमने फील्ड सेटअप्स देखे हैं ना, वो हमें हर मैच में, हर इनिंग में चाहिए। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी डे 4 पे स्पॉट ऑन थी, एंड सो वाज अश्विन्स बॉलिंग, जो पहले से 2 विकेट निकाले, ओली पोप का एंड आई थिंक एक और था जो रूट का है। ओली पोप तो भाई वो तो आई थिंक उसमें तो काफी क्रेडिट रोहित शर्मा को भी जाएगा। क्या कैच पकड़ा, जो कैच पकड़ा है भाई साहब ने। ऑब्वियसली वो बात है कि वो आई थिंक जो सबसे सरप्राइजिंग चीज है उस कैच में और सबसे इंप्रेसिव चीज से मिले ये थी कि उसका इनिशियल मूवमेंट बॉल से दूर था, राइट तरफ जा रहा था, फिर उसने अपने दोनों हाथ लेके लेफ्ट में लेके 0.45 सेकंड्स का रिएक्शन था। क्रेजी 0.45। उसमें उसकी बॉडी अलग जा रही थी, उसका हाथ अलग जा रहा था, वो तो रूम बना रहा था अपने लिए कैच पकड़ने। अच्छा, ओके। बट भाई साहब मतलब 0.45 सेकंड्स, मतलब 1 सेकंड का भी आधे से कम, हाँ, लेस देन हाफ अ सेकंड। तुम खुद सोचो कितना तेज था वो। तो very easily he would have gotten injured as well, इतनी तेज बॉल आती है। I think one of the best catches of the series so far. Definitely. अश्विन was bang on भाई, जब जरूरत थी उसकी कि भाई टर्न अप कर जा,
उसने पहले सेशन में टर्न अप करके दिया। रूट का आउट करता है, उसके बाद वेरी स्मार्टली रूट को देखा उसने कि स्टेप आउट करने वाला है, पहले देख लिया, हाँ तो उसने बॉल छोटी डाल दी एंड रूट बहुत गंदा खेल के आउट हुआ है भाई। एग्जैक्टली। आई थिंक रूट को भी ना काफी लोग इससे ये लास्ट इनिंग से पहले इन लोगों ने बता दिया था ना रात को ही कि हम लोग 60-70 ओवर में खत्म कर चेस करके खत्म वो कर भाई देंगे। बहुत ईगो, मुझे तभी लगा था हार गए। हाँ भाई, क्योंकि वो और ब्रेंडन मैकलम से वो आया था कि 600 भी चेस कर देंगे हम, तो नहीं वो था कि वी वुड बिलीव कि हम लोग 600 पे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है, okay. बट जिमी एंडरसन ने जो कहा कि भाई हम तो 60-70 ओवर में खत्म करने के लिए सोचेंगे। आई जेन्युइनली थिंक ये 5th डेट तक ले जाते हैं आराम से मैच और फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते थे। द पॉइंट कि अगेन वो थोड़ी बेसबॉल अप्रोच में, क्योंकि जो रूट भी मारते मारते जैसे उसने अपना विकेट दिया है, जो रूट इस पूरे टेस्ट मैच में जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं, दोनों टेस्ट मैच में हैज नॉट बीन गुड विद द बैट। लोग कहते हैं पैंट उसके थंब में कोई फिंगर में इंजरी थी तो ज्यादा देर तक खेलने नहीं वाला था वो, बट फिर भी बहुत रेस्टलेस इनिंग्स लगी मुझे देखने। अक्षर पटेल भी उसको रेहान अहमद को जल्दी आउट कर देता है, ही वॉज अ नाइट वॉचमैन। पॉइंट ये था यहाँ पे अश्विन ने बेसिकली गेम पलट दिया था 2 बड़े विकेट लेके, राइट, ठीक है, एंड मतलब 4 विकेट गिर चुके थे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन, तो अंडर प्रेशर थी बहुत ज्यादा कि भाई ऑलमोस्ट आधी साइड तो आउट ही हो गई, अब क्या ही करेंगे, राइट, एंड रन बहुत चाहिए थे तब भी। रोहित शर्मा का जो फील्ड सेट था, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग हियर वाज जब क्रॉली बैटिंग कर रहा है, क्रॉली ने 2 इनिंग में बहुत अच्छा किया। हाँ, इस बार भी क्रॉली के लिए इसने ना क्या करा, फील्डर्स बाउंड्री पे लगा रखे थे, या तो एकदम ही मुंह के नीचे स्लिप शॉर्ट लेग वगैरह, या तो एकदम ही बाउंड्री पे सिंगल खाली छोड़ा हुआ था। एंड जो नए बैट्समैन आ रहे थे उनके लिए सारे फील्डर अंदर। ये स्मार्ट था भाई मूव मेरे ख्याल से कि क्रॉली को सिंगल लेने दो, नॉन स्ट्राइक पे आने दो, वो अच्छा खेल रहा है, दूसरे से अटैक करने का दूसरे से, जो कि हम लोग कई बार क्रिटिसाइज करिए इस बात पे कि जब एक बंदा लंबा खेल रहा होता है तो हम लोग ऑफन वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं कर पाते। तो ये अच्छा तरीका ढूंढा, राइट, बिकॉज ही न्यू कि जो रूट और जितने भी बैट्समैन आएंगे सब बैसबॉल के नाम पे अग्रेसिव खेलेंगे। जैसे जो रूट भी जब आउट हुआ है तो अश्विन का फील्ड सेटअप क्या था, मिड और मिड ऑफ दोनों सर्कल के अंदर थे, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ नहीं थे वो, राइट। तो अश्विन ने बोला भाई तू छक्का मार के देखा सामने, उसी के चक्कर में स्टेप आउट करा है वो। अश्विन भी बीइंग स्मार्ट देख लिया, उसने स्टेप आउट कर रहा है, बॉल छोटी पटक दी, टॉपच लग गया, राइट। तो ये फील्ड के थ्रू ही तो अश्विन ने गेम पूरा सेटअप करा, थैंक्स टू रोहित शर्मा ऑल्सो एज द कैप्टन। तो जो चीज़ इन दोनों ने फर्स्ट इनिंग्स में गलत करी थी वो इस इनिंग में सही करी मिलकर, इसी के चलते हुए रोहित शर्मा का भी फायदा हुआ, अश्विन के भी स्टार्ट्स बेटर। फिर हम लोग देखते हैं कि यार जब लंच खत्म होता है, आई थिंक 5-6 विकेट बचे हुए थे इंग्लैंड के। व्हाट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी वाज जिस तरीके से इंग्लैंड एकदम ही सो गई भाई, उसके बाद बैसबॉल अप्रोच कहाँ गया उसके बाद, राइट, इतना स्लो हो गए, इतना लेथार्जिक हो गए। बेन स्टोक्स पर्टिकुलरली एज द कैप्टन वंस अगेन इतना स्लो खेल रहा था, टू द पॉइंट क्या मतलब आपको लगता है ना कि भाई ठीक है टेस्ट इनिंग्स बिल्ड करो लेकिन स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए, तुम गेम एकदम डेड थोड़ी कर दोगे, सिंगल तो लो एटलीस्ट, मोमेंटम ही खराब कर दिया पूरा भाई। इंग्लैंड की टीम ऐसा लग रहा था कि लंच के बाद फाइट करने के लिए आई नहीं है वो, बहुत सब, एंड आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल आर नॉट कॉलिंग दैट आउट, राइट, दे लुक्ड लाइक दे डिड नॉट हैव एनी स्पिरिट, एंड स्टोक्स ऐसा सो रहा था जिस तरीके से वो रन आउट हुआ है अय्यर के उस पर, उसके बारे में क्या कहोगे? अय्यर बाय द वे जब स्टोक्स ने वो कैच पकड़ा था अय्यर का, उसके बाद उसने ये करा था कुछ ऐसे करके, एंड इस बार अय्यर ने जो थ्रो मारा डायरेक्ट विकेट पे, उसके बाद अय्यर ने भी ये चीज करी है। करनी है तो थी नहीं भाई, वो स्टोक्स उसके लिए करा नहीं था, लेकिन हाँ मतलब नहीं करता, बट मुझे तो मजा आया भाई देख के, जो भी है ऐसे ही देखने में मजा तो आता है क्रिकेट में। बट हाँ भाई, आई थिंक अय्यर का भी अगेन ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव ऑन द फील्ड एंड अटेंटिव बहुत था, जैसी बॉल है उसने तुरंत थ्रो लगाई, दैट टू वेरी एक्यूरेट, तो उसके वजह से स्टोक्स भी आउट हो गया एंड बस भाई ग्रेट थ्रो। मतलब स्टोक्स जिस तरीके से आउट हुआ, आई थिंक वो बहुत इजीली उस रन को कन्वर्ट कर सकता था। सो रहा था वो बेसिकली, बहुत लेट रियलाइज करा कि भाई मैं रन आउट हो जाऊंगा, तेज भाग लेता हूँ। तो एज अ कैप्टन वंस अगेन आप कैसे विकेट थ्रो करके आ रहे हो? अगर ये रोहित शर्मा ने करा होता लोग अभी मार दिए होते उसको बोल कर। तो ये मतलब मैं अपने एटलीस्ट अपने कंट्री के फैन से तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा लॉजिकली बोले, अनबायस्ड होके बोले। बायस हो भी रहे तो अपने कंट्री के लिए हो, ये थोड़ी दूसरे कंट्री के लिए हो रहा है, राइट। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। फिर भाई बेन फोक्स एंड हार्टली एक दोबारा पार्टनरशिप बनानी शुरू कर रहे थे। ये हार्टली पता नहीं कैसे टिक जाता, मुझे बड़ा हार्टली का वही थ्रू आउट दीस 2 टेस्ट मैचेस उसने समहाउ कंट्रीब्यूट करे रन्स कुछ ना कुछ करके, 30 साल रन बना के उसने कंट्रीब्यूट करा है, विच अल्टीमेटली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर नीचे आके कोई ऐसी इनिंग्स खेलता है। वी कांट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम कुलदीप यादव, बुमराह या अपना सिराज, तो वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्रेडिट टू देम। बट देन अगेन मतलब बुमराह था वहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, ग्रेट स्लो डिलीवरी, कॉटन बोल्ड हो जाता है फोक्स, एंड फिर अल्टीमेटली मुकेश कुमार ने भी भाई एक विकेट ले लिया। वो एक विकेट के चलते हुए बुमराह का 10 विकेट हॉल भी नहीं हुआ और अश्विन का 500 विकेट भी नहीं आया। राइट, अश्विन ने 500 विकेट बाय द वे ले लिया था हार्टली का, एंड वहां पे वो कंट्रोवर्सी को डिस्कस करते हैं जरा। राइट भाई
बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है एक फ्लॉ निकल के आया रूल में, ये हमें सही करना पड़ेगा आईसीसी को, हमें मतलब क्या आईसीसी को सही करना पड़ेगा। बेसिकली अश्विन ने कॉट बिहाइंड के लिए अपील करी थी, कॉट बिहाइंड था फिर शायद शॉर्ट लेग पे फील्ड है उसने करा था कैच, बेसिकली कैच आउट था। हार्टली जो है वो रिवर्स स्वीप मारने जा रहा था एंड उसके ग्लव के ऊपर फोर आर्म पे कहीं बॉल लगी थी, तो अल्टीमेटली अंपायर ने पहले आउट दिया कि भाई कैच आउट है, क्योंकि उसको लगा ग्लव से लगी है बॉल। फिर डीआरएस ले लिया हार्टली ने, तो भाई डीआरएस लेके तो पता चला कि फोर आर्म पे लगी है, ग्लव पे लगी नहीं है, तो कैच आउट तो नहीं हो सकता। फिर फोर आर्म पे लगी थी तो एलबीडब्ल्यू लेकिन हो सकता है। जिनको नहीं पता, एलबीडब्ल्यू सिर्फ लेग बिफोर विकेट नहीं होता, बॉडी का कोई भी पार्ट इन फ्रंट ऑफ विकेट पे एलबीडब्ल्यू हो सकता है। ओके, अब जब एलबीडब्ल्यू की बात आई तो इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल हो गया, तो वो नॉट आउट दे दिया गया। राइट, तो अश्विन और रोहित शर्मा कहते हैं भाई ये नॉट आउट किस बात का दिया गया, अंपायर्स कॉल तो तूने तो आउट दिया था। अंपायर कहता है मैंने तो कैच आउट के लिए आउट दिया था, मैंने एलबीडब्ल्यू के लिए तो दिया ही नहीं था। राइट, तो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब कोई बॉलर रिव्यू कर रहा है, मांग रहा है रिव्यू, या बैट्समैन रिव्यू मांग रहा है, तो क्या हम लोग अंपायर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हर पॉसिबिलिटी सोच के हर डिसीजन का अलग अलग वो देगा कि भाई अगर कैच आउट मांग रहा है तो आउट है, लेकिन एलबीडब्ल्यू मांग रहा है तो आउट नहीं है। राइट, ऐसे तो नहीं बोलेगा अंपायर, अंपायर से वही डिसीजन देगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अंपायर्स कॉल का क्या करा जाए फिर? एंड क्वाइट फ्रैंकली यहाँ पे लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने कहा है कि भाई थर्ड अंपायर ने अंपायर्स कॉल जब आ गया था स्क्रीन पे, तो अंपायर से पूछा था कि तू एलबीडब्ल्यू के लिए क्या डिसीजन दे रहा है अपना, वो ऑफ कोर्स नॉट आउट ही बोलेगा ना, क्योंकि उसके हिसाब से तो कैच आउट था इनिशियली। तो वो अगर वो विकेट अंपायर्स कॉल की जगह, इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल की जगह पे इन लाइन भी होता अगर, तो भी वो तो नॉट आउट दिया होता सबने इनिशियल डिसीजन। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस रूल को कैसे हम लोग सही करेंगे। आई थिंक मे बी एक फ्लॉ है, बट आई थिंक यहाँ पे आउट देना चाहिए था। अगर वो अंपायर्स कॉल कह रहा है उस चीज को, तो अंपायर्स कॉल वाज आउट, चाहे आप किसी भी कह रहे हो। वो भी गलत नहीं है, बिकॉज उसने आउट लेकिन उसके लिए कैच आउट के लिए दिया कैसे भी हो, आपने आउट दिया तो आउट आपने है ना। आई थिंक अल्टीमेटली दिस वाज काइंड ऑफ अनफेयर फॉर इंडिया। यहाँ पे ये एक बहुत यूनिक सिचुएशन है जहाँ पे अंपायर सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दो अलग अलग सिनेरियोस के लिए अलग अलग देगा। हाँ डेफिनेटली, तो सब हल ढूंढो भाई, अब इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। राइट, एक और जो आई थिंक क्रॉली का जो विकेट आया था, कुलदीप यादव ने जो एलबीडब्ल्यू किया था, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। बहुत लोगों ने ट्विटर पे रोना करा है कि भाई गलत स्क्रीनशॉट दिखा के कि ये आउट नहीं था, कैसे जो है इम्पैक्ट तो एकदम लेग स्टंप पे था, इनफैक्ट लेग स्टंप भी आधा दिख रहा था, अब विकेट हिट कैसे करना उसके बाद। बेन स्टोक्स ने ही बोल दिया कि टेक्नोलॉजी ने गलत पकड़ा है वो। मैं एक फोटो अटैच कर दूंगा यहाँ पे पॉडकास्ट में, आपको दिख जाएगा कि इम्पैक्ट एक्चुअली कहाँ हुआ है। बेसिकली क्या होता है ना, जो फर्स्ट रिप्ले दिखाया जाता है आउट होने के बाद, वो जिस कैमरा से वो रिप्ले दिखाया जाता है, वो विकेट जो होते हैं ना उसके लेफ्ट साइड से दिखाया जाता है, थोड़ा सा एकदम विकेट के पीछे से नहीं दिखाया जाता। तो जब लेफ्ट साइड पे होता है तो ऐसा लगता है कि बॉल जो है हमेशा डाउन द लेग साइड स्लाइड करने वाली है, हमेशा सही एंगल नहीं मिलेगा, एकदम फ्रंट ऑन एंगल नहीं मिलेगा, थोड़ा टिल्टेड एंगल मिलता है। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि बॉल शायद डाउन द लेग साइड टिल्ट कर रही है। बट अगर आप एकदम सामने से देखोगे, मैं वो फोटो अटैच कर दूंगा, इट इज वेरी क्लियर कि वो बॉल हिट कर रही है भाई। बहुत अननेसेसरी एजेंडा वंस अगेन अगेंस्ट इंडिया, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक वो स्टोक्स को भी कहने की जरूरत नहीं थी, जो भी उसने कहा है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में कहा है, बट आई थिंक इट वाज अनकॉल्ड फॉर, बोलना ही नहीं चाहिए थी ये चीज़। मतलब हाँ, इट डिड नॉट लुक वेल, बट अल्टीमेटली इंडिया जीत जाती है, अ कंफर्टेबल विन। बुमराह केम इन लेट इन दिस इनिंग्स बिकॉज इनिशियली अश्विन एंड अक्षर पटेल वर गेटिंग द विकेट्स। ही डिड हिज जॉब वंस अगेन, आई थिंक 3 विकेट ले लेता दोबारा अलॉन्ग विद अश्विन। इस मैच से हमारे पॉजिटिव्स क्या थे? आई थिंक पहली बात तो अगेन मैं ये कहूँगा कि जायसवाल बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके भी उससे बड़ी इनिंग्स देखने को मिलेगी। बुमराह इज अ बिग पॉजिटिव, बट अगेन एक क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर इस टाइम पे कि वो नेक्स्ट इनिंग्स में नहीं खेलेगा। तो अगर वो नहीं खेलेगा तो हु विल बी दैट पेसर जो कि स्टेप अप करने वाला है हमारे लिए? विल इट बी सिराज? क्योंकि मोस्ट लाइकली सिराज ही खेलेगा, बट क्या वो उस लेवल पे स्टेप अप कर सकता है इस टाइम पे? क्योंकि बुमराह तो अलग लेवल लीथल लग रहा है। एंड आई थिंक सो अगर मोस्ट प्रॉब्लम हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस स्क्वाड के साथ टेस्ट मैच जीतना इतने बड़े मार्जिन से, आई थिंक दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। एंड यहाँ पे पूरा क्रेडिट जाएगा रोहित शर्मा को और उसकी कैप्टेंसी को, क्योंकि अल्टीमेटली जीते तो हैं हम लोग। नेगेटिव्स की बात करें तो आई थिंक नेगेटिव हम लोग मे बी अश्विन कह सकते हैं, ही डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बट अगेन मैं यही कहूँगा, मेरा पॉइंट ये था कि 4th इनिंग्स में आके उसने थोड़ा सॉर्ट ऑफ रिडीम कर लिया अपने आप को। रिडीम कर लिया, बट आई वाज स्टिल से आई वाज अबाउट टू से कि मैं फिर भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। फेयर इनफ आई थिंक होगा। Although he had a great innings though.
फोर्थ इनिंग में Fourth 3 innings तो विकेट बहुत उससे अच्छी थी, लिए, हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट विकेट लिए उसने, अगर हम लोग वो मैच जीतने वाले थे ना तो फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था. उसमें अश्विन ने काम कर दिया, एग्जैक्टली. बट फिर भी ऑन पेपर उसके 3 विकेट थे, हाँ, दैट डिसअपॉइंट्स मी अ बिट, डेफिनेटली मतलब मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उससे. होनी भी चाहिए भाई, वो है उस लेवल का. एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर विल बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इस मैच में. शुभमन गिल इज अ पॉजिटिव भाई, Right, उससे finally- सेंचुरी आई है फाइनली, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब आगे जाके वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर खेल सकता है. बट श्रेयस अय्यर का थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, ही डज नॉट लुक गुड, एंड ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंप्रूव भी हो रहा है वो धीरे धीरे. मतलब आई डोंट थिंक ही विल, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इन द थर्ड गेम एज वेल. आई होप रोहित शर्मा फाइनली क्लिक्स, एंड अश्विन ने जो अपनी रिदम फाइंड करी है फोर्थ इनिंग्स में इस मैच में, वो कंटिन्यू वो कंटिन्यू करो. अब यहाँ से वो 5 विकेट्स लेने शुरू करें, राइट. 5 लेने शुरू करें अब इन द रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस. इन दिस सीरीज 5 टेस्ट मैचेस हैं, आई थिंक अगर वो एटलीस्ट 30 विकेट्स नहीं ले रहा ना, विच इज 6 विकेट्स पर गेम, ही शुड बी डिसअपॉइंटेड. हाँ, कम से कम 30 विकेट्स. 6 विकेट्स पर गेम में भी, मतलब 3 विकेट्स पर इनिंग. हाँ, ट्रू. एंड इट इज अ वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन. राइट. बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. यूजुअली अश्विन 4 टेस्ट मैच की सीरीज होती है, उसमें 25-28 विकेट लेता है. हाँ, तो आई थिंक वेरी इजीली ही कुड ओवरकम 30 विकेट्स ऑल्सो, बट एटलीस्ट 30 विकेट्स उसको लेने चाहिए. अभी उसके 9 विकेट और 3 टेस्ट मैचेस बचे, राइट. सो ही हैज सम रूम टू कवर. बट आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द क्रिकेट पार्ट. मुझे लगता है कि अब अगले टेस्ट मैच की क्या स्क्वाड आएगी, कौन निकल के आएगा, फिर हम लोग लाइनअप बना सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं, काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है. बट वी विल कीप दैट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट. नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल. सो यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास. पहले हम लोग सिटी और ब्रेंटफोर्ड की बात करेंगे, उनका मैच रिव्यू करेंगे जो कि अभी प्रीमियर लीग में हुआ था. उसके बाद हम लोग एम्बापे टू रियल मैड्रिड की बात करेंगे जो कि फिर से एकदम से उठ गया है टॉपिक. एंड फाइनली हम लोग मोरिनियो और यूनाइटेड की डिस्कशन करेंगे. थोड़ा उनका भी रूमर आ रहा है, एंड क्या पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकती है एक्चुअली में मोरिनियो के लिए. बट स्टार्टिंग विद सिटी एंड ब्रेंटफोर्ड, क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे? भाई पहले तो लाइनअप पे चल लेते हैं वेरी क्विकली. आई थिंक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट ये था, आके डियाज वॉकर ग्वार्डियोल, ये तो हमारे बैक 4 था ऑलरेडी. मतलब वैसे तो सब जानते हैं 3-2-4-1 में आते हैं. अब वो 3-2-4-1 कैसे बन रहा था उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. मैं एक जेन्युइन जो डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, सीडीएम होता है, वो सिर्फ रॉड्री था. सिर्फ रॉड्री था इस बार. ऊपर बर्नार्डो सिल्वा, अल्वारेज, डे ब्रुयना, फोर्डन, चारों के चारों खेल रहे थे, और ऊपर हालैंड भी खेल रहा था. तो अब पॉइंट ये था कि डबल पिवट कौन बनाएगा रॉड्री के साथ. ठीक है, क्या लगता है यहाँ पे कौन बनाएगा? हमारे पास कौन कौन है? आई थिंक हो सकता है कि आके गया हो. डिफेंडर नहीं था कोई. डिफेंडर नहीं था. बर्नार्डो सिल्वा नहीं. फोर्डन तो आगे हैट्रिक मारी है भाई साहब ने. अल्वारेज हैं भाई, क्या करवाता भाई ग्वार्डियोला. एंड ही वाज डिसेंट. हाँ, ये तो अब क्या ही एक्सपेक्ट तो करेंगे हम लोग. मतलब मैं देख रहा था ग्वार्डियोल जो है वो लेफ्ट मिड बना हुआ था, लेफ्ट विंग पे ऊपर चढ़ा हुआ था. बैक 3 में आके थे अपने रूबेन डियाज था और वॉकर था. उसके सामने रॉड्री था एंड अल्वारेज ड्रॉप करके डबल पिवट बनाना था उसके साथ. ओके. फोर्डन और डे ब्रुयना अटैकिंग मिडफील्डर्स थे. राइट साइड पे बर्नार्डो सिल्वा था एंड ऊपर हालैंड था. तो अल्वारेज इतना ड्रॉप कर रहा है, वो भी सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था कुछ टाइम पहले, और अब उसको डबल पिवट में भी डाल दिया. राइट. तो ये सब ग्वार्डियोला ही कर सकता है. वो प्रॉपर वो जो ग्वार्डियोला के सिस्टम के प्लेयर्स होते हैं ना, जो कि कोई भी बंदा कहीं पे भी खेल सकता है, वो टिपिकल डेफिनेशन यही है. एग्जैक्टली, मतलब टोटल फुटबॉल है एक तरीके का ये. एंड वेरी एक्सपेक्टेडली सो सिटी डोमिनेट कर रही थी इस गेम को. स्टार्टिंग के आई थिंक 15-20 मिनट तो ऑलरेडी ये लोग 6-7 शॉट ले चुके थे. ओके. ऑलरेडी. एंड 70-75% पोजीशन भी था इनका. एंड ब्रेंटफोर्ड के 0 शॉट्स टेकन थे. मतलब इस लेवल का डोमिनेशन है. ये स्टैट्स बताने का पर्पस ये है कि तुम समझ जाओ. जिन्होंने मैच नहीं देखा, पिक्चर ही समझ जाओ तुम कि भाई 0 शॉट्स टेकन और वहाँ पे 7-8 शॉट ऑलरेडी ले चुका है. पोजीशन ही पूरा बना रखा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता है वहाँ पे आके और अपना ये आके था, अपना वॉकर था, रॉड्री था, ये सब ये जो पीछे खेल रहे थे ये सब भी शॉट ले रहे हैं. ग्वार्डियोल था, इन सब ने भी शॉट ऑन टारगेट ले लिया था. ओके. विद इन द 20 मिनट्स इतना अटैकिंग खेल रहे थे कि मतलब ऑलमोस्ट हर कोई शॉट ले रहा है भाई. मजाक चल रहा है यहाँ पे. बट उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे सिटी का डिफेंस, दे वर कॉट नैपिंग. क्या होता है, गोल किक थी ब्रेंटफोर्ड की. कीपर जो एक लॉन्ग बॉल डालता है, ठीक है, आके को ना एक बंदा मैन मार्क करके पकड़ा हुआ था, मूव नहीं करने दे रहा था. एंड उतने में दूसरे बंदे ने पीछे से रन बना दिया, उसको पास कर दिया, और उसके पास बॉल डायरेक्टली लैंड कर गई गोल किक से. ओके. जो बाकी 3 लोग थे, वॉकर,
डियाज, रूबन डियाज एंड ग्वार्डियोल सब सो रहे हैं, किसी ने उस सेकंड बंदे की रन को स्पॉट ही नहीं करा, राइट एंड आके भी चुपचाप वहां पे मैनमार्क हो रहा है, ये नहीं कि उसको स्केप करके पीछे भागे, दे वर कॉट नैपिंग, एंड इसी की वजह से एक बहुत ही इजी गोल मिल गया 1v1। एंड आई थिंक ब्रेंटफोर्ड को गोल ऐसे ही मिल सकता था अगेंस्ट सिटी, एज यू सेड जिस लेवल की डोमिनेशन थी, तो जो भी गोल आता है फ्रॉम अ साइड लाइक ब्रेंटफोर्ड जो कि एक थोड़ा लो ब्लॉक मेंटेन करेगी, एकदम प्रॉपर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी, तो जो गोल आना था थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ही आना था, एंड वो क्रेडिट टू देम कि उन्होंने गोल मार दिया पहले। बट देन क्या होता है कि भाई सिटी को ऑफ कोर्स रिटेलिएट करना ही था, तो फिर गॉर्डियोल, एज आई सेड बिफोर, हालैंड, ये सब जो है शूट से शुरू हो गए। हालैंड इन फैक्ट केम वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट 1v1 था कीपर के साथ, लेकिन मिस कर दिया। ही इज लुकिंग अ बिट रेस्टी, मतलब ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ 1-1.5 महीने बाद आया खेलने, बट पॉइंट है कि ऐसे चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए चाहे आप कितनी भी रस्टी हो, मतलब इतना कोई मुश्किल चांस नहीं है, बॉक्स के अंदर मिल रहा है। हाँ फेयर है, फेयर। आई थिंक धीरे धीरे करके वापस ही गेन दैट शार्पनेस। बाय द वे पॉइंट ये था कि इतने टाइम बाद वो आया था और उसके बाद भी वो टाइड था प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर में, 14 गोल थे दोनों के, तो जस्ट शोज की कितना आगे था वो। सलाह है शायद इस टाइम पे। बट रिगार्डलेस भाई सिटी इतना डोमिनेट कर रही थी कि एक ना एक गोल तो आना ही था। सो फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले डे ब्रुयना एक लॉन्ग बॉल डालता है दूर से, उनका सेंटर बैक क्लियर नहीं कर पाता बॉक्स के अंदर, एंड फोर्डन के ऊपर लैंड कर जाती है वो, एंड वो एक क्लिनिकल फिनिश दे देता है वहाँ पे, 1-1 हो जाता स्कोर। फर्स्ट हाफ पूरा अगर आप वो एक मोमेंट हटा दो जहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने गोल मारा है, दैट वन मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी बाय द सिटी डिफेंस, उसके अलावा सिटी ने पूरा स्लॉटर कर रखा था। राइट 72% पोजीशन था, 17 शॉट थे सिर्फ फर्स्ट हाफ में, 17 शॉट थे, 10 ऑन टारगेट, उनके सिर्फ 3 शॉट थे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि 17 शॉट लेने के बाद भी इनका XG जो था वो सिर्फ 1.3 का था। ओके इसका मतलब क्या है, अगर आप मैच देखोगे तब भी आप समझ जाओगे सिटी ने कोई क्लियर चांस नहीं बनाया, क्वालिटी शॉट दूर दूर से शॉट ले रहे थे, एंड थोड़ा अनलकी भी थे क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया, जो उनका कीपर था उसने 9 सेव करे पहले हाफ के अंदर, विच इज द मोस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग इन अ फर्स्ट हाफ। ओके तो पूरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी अच्छी कीपिंग कर रहा था वो। ये भी है कि भाई कुछ सेव थोड़ी इजी भी थे क्योंकि बहुत डिस्टेंस से ले रखे थे। मैं यहाँ पे सिटी को क्रेडिट ये दूंगा कि भाई तुम्हें पता तुम चांस शायद अच्छे क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्लियर चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, बट दैट इज नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम टेकिंग शॉट्स ऑन गोल। जैसे हम बारसा के साथ देखते हैं ना कि जब तक वो परफेक्ट रन नहीं बनेगा, परफेक्ट वो खोल नहीं देंगे डिफेंस में, हम शॉट ही नहीं लेंगे। राइट वो गलती सिटी ने नहीं करी, भाई चांस नहीं आ रहे कोई बात नहीं, टेस्ट करते रहो, टेस्ट करते रहो, वो मुझे अच्छा लगा देख के। आई थिंक बारसा कुड लर्न फ्रॉम दिस फॉर श्योर। बट फिर सेकंड हाफ पे हम लोग आते हैं, सेकंड हाफ वाज मोस्टली वन साइडेड। गेम शुरू होता है, फोर्डन एक गोल मार देता है, डे ब्रुयना वंस अगेन अ ग्रेट बॉल, एंड फोर्डन ने बहुत तगड़ा हेडर मारा, मतलब इट वाज इनसाइड द बॉक्स, एक फ्लैट बॉल थी बट थोड़ा डिस्टेंस पे था, उसने एकदम एम करके अपना बॉल को पोजीशन करके एकदम कॉर्नर पे मारी है। राइट ग्रेट फिनिश बाय फोर्डन, एंड आई थिंक पूरा मैच रन करा उसने। आफ्टर दिस गोल अब अल्वारेज ऊपर चला गया था एंड डे ब्रुयना पीछे आ गया था डबल पिवट में, ओके तो वो भी चेंज कर दिया था इन लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं एक और गोल आ जाता है, यहाँ पे हालैंड असिस्ट दे देता है, ग्रेट 1-2 विद फोर्डन नियर द बॉक्स, एंड उसके चलते पूरा डिफेंस खुल जाता है, इजी फिनिश फॉर फोर्डन। 3-1 हो जाता है गेम। आई थिंक गेम किल ऑफ हो ही चुका था, फिर वो कोवाचेच एंड डोकू वगैरह सब इन हो जाते हैं। ब्रेंटफोर्ड इन सम फेजेस में भी 2 फेज ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा डोमिनेट करने का ट्राई कर रही थी, बिकॉज जब 2-1 3-1 हो गया स्कोर, तो फिर ब्रेंटफोर्ड अब कमबैक सिर्फ गोल मार कर ही कर सकती है, तो थोड़ा ओपन हो गया गेम क्योंकि उनको भी अटैक करना पड़ रहा था। उसके चलते उन्होंने एक फेज आया था जब 2-3 कॉर्नर भी लिए, थोड़े से शॉट्स ऑन टारगेट आ गए उनके भी, बट नेवर रियली अ थ्रेटनिंग वन, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत क्लियर कट चांस बन गया गोल का, कभी डर ही नहीं हुई थी सिटी। सो ऑल इन ऑल अ वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, एंड मेन बात ये कि अब अगर वो अगला मैच जीत गया अपना, तो विद द सेम गेम्स प्लेड वो फर्स्ट पे हो जाएंगे। उसके बारे में क्या कहना है? वही है कि भाई अल्टीमेटली हम सबने एक्सपेक्ट किया था कि सिटी ऊपर चली जाएगी, ऑल्दो द टाइटल रेस इज स्टिल नॉट ओवर। लिवरपूल भी पूरा ट्राई करेगी, वो हारी तो हारी है बट आर्सेनल से हारी है जो कि कंपटीशन में है, तो सिटी आर्सेनल के अगेंस्ट होंगे, सिटी लिवरपूल वापस होगा, तो वी कैन सी कि ये चीज़ वापस चेंज हो सकती है। माई 3 टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस, फर्स्ट इज कि नोटिस हाउ जो भी गोल आता है ना अल्टीमेटली डे ब्रुयना इज एट द हार्ट ऑफ इट, कुछ ना कुछ डे ब्रुयना ही निकालता है, सो इट जस्ट शोज कि कितना इंपॉर्टेंस है उसकी इस टीम में। सेकेंड इज कि भाई अगर कमेंट्स में किसी को पता हो, किसी भी व्यूअर को पता हो, क्योंकि आई हैव ट्राइड टू रिसर्च अबाउट दिस, काफ़ी पूछा भी मैंने 1-2 सिटी फैन से, बट नोबडी नोज द एक्चुअल आंसर टू दिस। ग्रिलिश को चांस क्यों नहीं मिल रहा है एकदम से? डोकू को मिल रहा है, इस बार बर्नार्डो सिल्वा फोर्डन खेल गए, ग्रिलिश को नहीं खिलाया फिर से, तो ग्रिलिश का एग्जैक्टली क्या सीन है? आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड द लास्ट इज कि ऑब्वियसली आई आस्क यू, क्योंकि हालैंड से सब एक्सपेक्ट करेंगे गोल तो आना चाहिए था,
ओवरऑल डिड ही हैव अ गुड गेम? यार मैं वही कह रहा हूँ कि हालैंड का एक ओवरऑल गुड गेम जज करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ही हार्डली हैज द बॉल। तो तुम क्या जज करोगे, वो रन अच्छे बना रहा है, डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? इन दैट एस्पेक्ट आई वुड से ही हैड एन एवरेज गेम। ओके, ऐसा नहीं था कि बहुत इन्फ्लुएंशियल था गेम के ऊपर वो, क्योंकि एज ए सेड फर्स्ट हाफ में तो पर्टिकुलरली ये लोग कोई बहुत क्लियर कट चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, विच इज शोन बाय द एक्सजी से 1.3 की एक्सजी थी स्टार्टिंग में। इट मेंट कि हालैंड ज्यादा इन्वॉल्व होगा नहीं। दूर दूर से शॉट कौन लेंगे जो कि डीप खेलते हैं? हालैंड डीप आके दूर से शॉट थोड़ी लेगा, हालैंड तो बॉक्स के अंदर वेट कर रहा है। तो हालैंड का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, बट ही गेव दैट असिस्ट। आई थिंक इट वॉज अ गुड पैसेज ऑफ प्ले, 1-2 अच्छा करा था। So he was ready for the moments where he could make a contribution, but did he have a big impact on the game? No. Fair. Okay. We can expect कि आगे जाके अच्छा हो जाए. But now moving on to the next topic, जो कि हमारा एम्बापे मर्डर्ड वापस आने वाला है. Right. एंड फेब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ पे पूरा अपडेट दे दिया कि क्या सिचुएशन है, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ निकाला है. सो उसको सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग. फेब्रिज़ियो रोमानो ने कहा है कि रियल मैड्रिड कीप वर्किंग ऑन किलियन एम्बापे's डील विद टोटल कॉन्फिडेंस बट नथिंग हैज बीन साइंड येट. सो ये पूरे टॉपिक का अल्टीमेट जो कंक्लूजन होगा एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए, ताकि कोई भी अपनी होप ज़्यादा हाई ना करे, वो ये है कि बट नथिंग हैज़ बीन साइंड येट. एंड आगे चलते तो रियल मैड्रिड बिलीव एम्बापे रियली वांट्स टू मेक दिस हैपन दिस ईयर बट स्टिल अर्ली टू से डन और साइंड. Real Madrid total confidence has also been shared in the dressing room, but there's still nothing signed. If Mbappe decided to sign for Real, salary would have to be significantly lower than the one offered in 2022. Explain करते रहो जो बोल रहे हो. So basically again यही है कि Real Madrid सोच रही है कि इस बार Mbappe इस साल तो पक्का चाहता है कि वो आ जाए यहाँ पे, but again ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है इन दोनों के बीच में, कुछ साइन नहीं किया गया अभी, तो आप एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉर्मली नहीं बोल सकते. एंड जो लास्ट चीज़ है कि ड्रेसिंग रूम में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है एंड ये चीज़ सोशल मीडिया पे भी दिख रही है. कोई एम्बापे का कोई बास्केटबॉल प्लेयर दोस्त है, उसने अपना स्टोरी डाली थी, ESPN ने अभी एक फोटो निकाली थी एम्बापे टू रियल मैड्रिड के उसमें शर्ट में. अच्छा. तो उसने वो चीज़ अपनी स्टोरी पे डाली और वो आँख वाली इमोजी होती है ना दो, वो चीज़ डाली. एंड उसी पोस्ट को अपेरेंटली विनीशियस जूनियर ने भी लाइक करा हुआ है. अच्छा. तो कुछ ऐसे सटल हिंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. डू यू थिंक द ड्रेसिंग रूम वांट्स हिम? आई थिंक सो, चाहते तो होंगे गिवन कि इतनी बड़ी ईगो है उसकी. हाँ, मतलब आई थिंक कि वो हो जाएगा टोन डाउन. अच्छा. व्हेन यू हैव गाइज लाइक टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, वो तो रहेंगे नहीं अगले साल. मतलब हाँ आगे रहेंगे नहीं, बट नाचो है, मिलिटाओ होगा वहाँ पे, तो ऐसे टाइप के प्लेयर्स होंगे, तो आई थिंक इवेंचुअली थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा. एंड वो चीज़ जो फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बोली गई है कि जो अब अगर एम्बापे आता है तो उसकी सैलरी जो 2022 में ऑफर करी जाती है उससे सिग्निफिकेंटली लेस होगी. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट विन फॉर अस अगर ये चीज़ होती है अल्टीमेटली. इसका रीज़न क्या है भाई? बहुत नॉर्मल शब्दों में बताऊं तो पहली बात तो आई थिंक मैड्रिड ने जान के अपना ऑफर थोड़ा कम करा होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड लास्ट टाइम. बिकॉज पिछली बार से पैसा ज़्यादा है अभी. हाँ, मैड्रिड के पास डेफिनेटली ऐसा नहीं है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है. इट इज क्लियरली कि वो अपना थोड़ा पावर प्ले दिखा रहे हैं. राइट. कि तू आएगा तो हमारी टर्म्स पे आएगा वरना मत आ. एग्जैक्टली. आई थिंक और कोई रीजन है भी नहीं. हाँ भाई, मुझे भी लगता है क्योंकि पैसों में हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम उतना पैसा ऑफर नहीं कर सकते इस टाइम पे. द ओनली रीजन इज, एंड हमने स्क्वाड भी काफ़ी अपडेट कर ली अपनी, काफ़ी प्लेयर्स आ चुके हैं, तो द ओनली रीजन इज कि हमें दिखाना है कि भाई अभी भी इट इज़ योर प्रिविलेज कि तुम आके यहाँ पे खेलोगे. पावर गेम है एज यू सेड. देन अगर हम लोग थोड़ी PSG की बात करें तो उन्होंने ये बोला है, formal decision on player side expected soon as all parties see Mbappe explaining plans to PSG shortly. So अभी तक किसी ने एम्बापे ने PSG को भी कांटेक्ट नहीं करा है इसको लेके. तो PSG इज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आगे कुछ दिनों में एम्बापे खुद आके क्लियर कर देगा क्या एक्चुअल सीन है. Nasser Khalifi and PSG have not received formal communication yet, and this is a crucial step, as I said right now. There's a gentleman's pact between Kylian Mbappe and the president of PSG since August, and Mbappe accepted not to receive 80 million loyalty bonus in case he is leaving. यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो उसे लॉयल्टी बोनसेस मिलने थे, तो उसे अभी लास्ट सीजन के एंड में 80 मिलियन का साइनिंग बोनस लॉयल्टी बोनस मिलना था, जो कि उसे रिजेक्ट कर दिया. एंड वी हैव एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल कि ये चीज़ क्यों करी गई है. वो इसलिए करी गई है क्योंकि एम्बापे अगर जाएगा PSG छोड़ के तो फ्री में जाएगा. सो बेसिकली दे कैन ट्रीट इट एज अ ट्रांसफर फी कि 80 मिलियन में आ गए तो ये इतने पैसे बच गए आपके. तो एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट है कि कुछ भी होगा तो एम्बापे सबसे पहले जाके PSG को बताएगा. बट ऑल्सो प्रोमिस टू इन्फॉर्म PSG चेयरमैन नासिर खलीफी बिफोर एनीवन एल्स एज सून एज ही डिसाइड्स हिज फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग. ठीक है, 2024 में. अगेन वही है कि अगर वो कुछ होगा तो सबसे पहले जाके वो PSG के प्रेसिडेंट को बताएगा, उसके बाद ही वो आगे जाके कम्युनिकेट कर सकता है.
ना रही बात यहाँ पे एक्चुअल में ओपिनियंस की, क्योंकि फैट बेस बहुत कुछ है नहीं इस टाइम पे सोचने को। जितनी भी चीजें बोली गई हैं उसका क्रक्स यही है, नथिंग हैज बीन साइंड येट। अभी तक तो PSG एम्बापे की फॉर्मली बात नहीं हुई और एम्बापे और रियल मैड्रिड की भी फॉर्मली बात नहीं हुई, तो जो भी हो रहा है वो बस बातें ही हो रही हैं इस टाइम पे, कुछ फॉर्मल चीज है नहीं। हवा में से। सो एज अ बारसा फैन, एक एज अ थर्ड पार्टी, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार जेन्युइन चांस है एम्बापे आ जाए? आई थिंक हो रहा है इस बार, और अगर इस बार नहीं हो तो कभी नहीं होगा। हाँ, फेयर। आई थिंक दोनों में से एक ही चीज होने वाली है। आई एम 80% श्योर कि 80% चांस है कि एम्बापे आ रहा है, 20% है कि नहीं आएगा, और अगर नहीं आता तो फिर वो कभी नहीं आएगा। आई थिंक आई अग्री विद यू। यहाँ पे मेरे पास दो रीजन है। पहली बात तो इसको करने के लिए क्यों मुझे लगता है एम्बापे इस बार पक्का आने वाला है, क्योंकि आई थिंक ही हिमसेल्फ नोस की ही इज काइंड ऑफ लूजिंग रेलेवेंसी इस टाइम पे। हो सकता है लीग 1 को कोई देख नहीं रहा। इससे पहले PSG को जो भी लोग देख रहे थे उससे देख रहे थे क्योंकि नेमार एम्बापे PSG साथ में खेल रहे थे। PSG इज नॉट दैट सुपरस्टार टीम राइट नाउ। वो सारे जो सुपरस्टार्स आ गए थे एकदम एवेंजर्स असेंबल हो रहे थे, वो इस टाइम पे PSG के साथ नहीं है। इट इज़ अ यंग प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो आई थिंक इट इज स्लोली काइंड ऑफ लूजिंग रेलेवेंसी। लीग 1 टॉप 5 में भी आ रही है, कभी जा रही है वापस 6 पे हो जा रही है कई बार। एंड एम्बापे ऑलरेडी 20 गोल्स मार चुका है लीग सीजन में, बट किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई इस टाइम पे। किसी को पता भी नहीं है क्या गोल मारे उसने। हालैंड से ज़्यादा गोल है उसके। हालैंड से ज़्यादा गोल है, बट किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है वहाँ पे। वो काइंड ऑफ सेक्लूडेड इस टाइम पे। सो टू गेन रेलेवेंसी अगेन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वो बड़ा मूव करे। सेकेंडली आई थिंक जो हो सकता है वो ये है कि वाई एज यू सेड ना कि अगर अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। दो रीज़न ऑब्वियसली इसके भी। एंड ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट करी थी, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर इस बार वो बाई चांस एक्सटेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी द बिगेस्ट ह्यूमिलेशन दैट रियल मैड्रिड हैज एवर सफर्ड इन देयर हिस्ट्री। आज तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ जिसने इस लेवल पे ह्यूमिलेट करा हो रियल मैड्रिड को। और रियल मैड्रिड को भाई वो पीछे पड़े हुए हैं बस रियल मैड्रिड इस टाइम पे, तो ऑब्वियस देखने में यही लग रहा है कि वो पीछे पड़े हुए हैं एम्बापे के। एंड सेकेंडली इज बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो मिनिमम 2 साल का तो होगा, विच मीन्स कि जब तक वो खत्म होता है तो मे बी वो 28 साल का तभी हो चुका होगा। तो क्या 28-29 में आप लाना चाहते हो किसी प्लेयर को? भाई अगर वो 6 महीने का भी एक्सटेंड कर रहा होता तो भी क्यों लेना दोबारा? हाँ, तो भी क्यों लेना? ट्रू। मतलब वो थोड़ा ये तो वो हो गया कि आपने थोड़ी ईगो पे बात ले ली कि आप कैसे कर दिया। तो लेना चाहिए। मैं थोड़ा उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि मे बी स्पोर्टिंगली भी उतना सेंस नहीं बनेगा उसके बाद, क्योंकि ईडन हज़ार्ड को हम लोग लाए थे 29 ईयर्स ऑफ एज पे, द प्योर फुटबॉलर। जिनको नहीं पता भाई उससे रोनाल्डो पे कमेंट्स करें, बट द प्योर फुटबॉलर कुड नॉट प्ले उसके बाद 29 ईयर्स के बाद। इट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तो आई डोंट थिंक कि मैड्रिड वापस वो चीज़ करना चाहती है। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली वो ईगो इशू आएंगे ही आएंगे कि तुमने इतनी बार कैसे मना कर दिया, जोकर बना दिया एकदम। तो आई डू थिंक कि फाइनली इस बार वी कैन जेन्युइनली सी कि एम्बापे आ सकता है। एंड आई एम लिटरली गेटिंग चिल्स अगर एम्बापे आता है। जस्ट इमेजिन एम्बापे होगा, विनीशियस होगा, रोड्रिगो होगा, बेलिंगम होगा, पीछे मिडफील्ड में वैल्वर्दे है, जो कामाविंगा है, जूड बेलिंगम है, एकदम चुआमेनी है। प्रॉपर स्टार स्टडीड टीम हो जाएगी हमारी जेन्युइनली। एंड फ्यूचर स्टार सारे हाँ, सारे फ्यूचर स्टार एक ही जगह मार के, बस हालैंड की कमी है इस टाइम पे। बाकी सारे जितने एलीट प्लेयर्स आ सकते हैं सब एक ही स्क्वाड में आ चुके हैं। तो प्रॉपर वो नॉट एग्जैक्टली अ गैलाक्टिको एरा, क्योंकि गैलाक्टिको एरा वॉज कि हम लोग जितने बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उन सबको हम लाएंगे। इस बार मैड्रिड का डिफरेंट प्रोजेक्ट है, बट आई एम लविंग हाउ दिस इज पैनिंग आउट फॉर इट। सारे यंग प्लेयर्स छोटी इन्वेस्टमेंट करके उनको इतना बड़ा प्लेयर बना दिया। तो अगर ये हो जाता है भाई, नथिंग बेटर देन इट। बट अगर बाई चांस गलत होता है, थिंग्स गो रॉन्ग एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि माइंड यू काफ़ी, ये तो फैब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज़ बोली है, बट जितनी भी बाकी न्यूज़ है वो बहुत सारे क्लब्स को लिंक कर रही हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ लिवरपूल। अभी भी? हाँ, लिवरपूल को तो अपेरेंटली कह रहे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अभी भी है। क्यों? मतलब वो कह रहे कि वो क्लॉप नहीं रहेगा, पर वो कह रहे कि वो पैसा देने को रेडी होंगे एम्बापे को। एंड जब क्लॉप जाता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा चांस है। अभी वैन डाइक से ये चीज़ पूछी गई थी, डिड यू सी दैट? उसने बोला था कि अभी कुछ पता नहीं है, कुछ सॉर्ट ऑफ फ्यूचर को लेके बहुत अजीब सा आंसर दिया था उसने, जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं मिडल ऑफ द सीजन में। उसने वो चीज़ बोली थी। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि शायद सलाह भी छोड़ जाएगा जैसे क्लॉप जाएगा, तो एकदम प्रॉपर रेनोवेशन पीरियड में जाने वाली लिवरपूल। तो व्हाई वुड दे स्पेंड ऑल दैट मनी ऑन जस्ट वन प्लेयर? आई थिंक वो होगा कि एक सुपरस्टार साइनिंग लानी है तो लानी है, थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए उस चीज़ को, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दे डोंट हैव प्लेयर्स। पर वो क्या स्टार साइनिंग उनके पास तब भी रहेगी, डिफेंस में वैन डाइक के आगे सलाह है। उसके अलावा तो डार्विन नूनेज है, लुइस डियाज है, कोडी गैक्पो है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि उनके पास प्लेयर्स नहीं है, बट क्या है वो सुपरस्टार प्रेजेंस है आपके पास। आई थिंक इसलिए में भी लिंक कर रहे हैं। ऑल द आई स्टिल थिंक दैट इट इज बुलशिट।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जाएगा तो रियल तो मैड्रिड क्या जाएगा। मतलब ऑप्शन यही है कि या तो मैड्रिड जा रहा है या फिर पीएसजी रुक रहा है? मेरे हिसाब से तो यही है। आई डोंट थिंक कि और किसी क्लब में जाने वाला है वो। आई ऑल्सो थिंक सो बिकॉज पीएसजी का छोड़ ही रहा है, तो आई वोंट सी मतलब एनी अदर रीजन कि बेसिकली जिस भी क्लब में वो जाएगा वहाँ पे उसको सैलरी कट तो लेना ही पड़ेगा करंट सैलरी से। हाँ तो सैलरी कट अगर वो ले ही रहा है तो फिर माइट एज वेल गो टू द क्लब जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लोरी मिलने वाली है, Exactly. विच इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। राइट। एंड सो हर कॉम्बिनेशन को मिला के सिर्फ रियल मैड्रिड ही निकल के आता है। अगर तुम पीएसजी छोड़ रहे हो तो तुम पैसों के लिए नहीं छोड़ रहे हो, हाँ। फिर तुम ग्लोरी के लिए, लेगेसी के लिए छोड़ रहे हो। वो बेस्ट तुम्हें मैड्रिड में मिलेगी। एक ही चांस है पीएसजी को पैसों पे छोड़ने का, अगर आपको अल नसर से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है। वहाँ पे लेगेसी बिल्कुल ही नहीं है। हाँ राइट। तो पीएसजी में रुक रहे हो तो पैसों के लिए रुक रहे हो, और छोड़ रहे हो तो लेगेसी के लिए छोड़ रहे हो। तो पैसों के लिए अगर रुकना है तो यूरोप में पीएसजी से ज्यादा कोई देगा नहीं, और लेगेसी के लिए जाना है तो आई थिंक मैड्रिड ही बेस्ट ऑप्शन है अभी उसके लिए। तो दो ही क्लब आते हैं आपको, लिवरपूल बीच में है कहीं कि पैसे दे रही है बट लेगेसी का पता नहीं, या फिर लेगेसी दे रही है लेकिन पैसों का पता नहीं। हाँ। ऐसे बाकी क्लब्स भी ऐसे बीच बीच में रह जाएंगे। ही वुड गो ऑन एक्सट्रीम्स, रुक रहा तो सिर्फ पैसे के लिए, जा तो सिर्फ लेगेसी के लिए। हाँ सो हाँ, लॉजिकली सेंस यही बनता है कि या तो मैड्रिड जाए या तो फिर पीएसजी जाए। आई थिंक वैसे मैड्रिड आ रहा है। हाँ, तो भाई यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैड्रिड आएगा। बट नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज अबाउट द स्पेशल वन। मोरिनियो के लिंक्स आए हैं अभी रिसेंटली विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड अगेन हर किसी से लिंक हो जाती है। बट अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ आई है कि मोरिनियो थिंक्स दैट ही हैज़ अनफिनिश्ड बिजनेस लेफ्ट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि मैं अपने दोस्तों से कह रहा था भाई वो तो हर किसी का ही है। हर किसी का अनफिनिश्ड बिजनेस ही है, किसी ने फिनिश तो करी नहीं है वो चीज़। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा मीट है नहीं इसमें। सिर्फ ऐसी न्यूज़ आई है कि ही हैज़ बीइंग लिंक्ड टू अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड क्यों आई थिंक मे बी ये चीज़ हो सकती है एक्चुअली में ट्रू, क्योंकि काफ़ी पहले तो काफ़ी सोर्सेज ने ये चीज़ बोली है। सेकेंडली इस टाइम पे अगर हम देखें तो अगर एक नया मैनेजर आता है तो दिस इज द टाइम जो आएगा नेक्स्ट सीजन, क्योंकि नई ओनरशिप है। अभी सीईओ भी वो नए ले आए हैं, तो दे माइट एज वेल ब्रिंग अ न्यू मैनेजर। क्या अगर हम स्टार्ट करें तो हम अपने डिसीजंस के साथ ही स्टार्ट करेंगे, अपने वे में स्टार्ट करेंगे, अपने टर्म्स पे स्टार्ट करेंगे। हमें पूरा पुराना बैगेज नहीं चाहिए कोई। मतलब क्या सिर्फ यही रीजन है टेन हैग को सैक करने का? आई थिंक ऑब्वियसली उसके बाद भी और भी रीजन है, स्पोर्टिंगली भी आप कह सकते हो। बट आई थिंक मोरिनियो का जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है उसे राइट नाउ ऑन द सोशल मीडिया बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। क्यों मिल रही है? कि मैं बताता हूँ दो चीज़ें जो स्पेसिफिकली लोग कह रहे हैं, जो 2 पॉइंट्स मैंने नोटिस करे हैं लोगों से। पहली बात तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसका स्टाइल ऑफ प्ले इतना बोरिंग है, हम नहीं चाहते कि हमारा क्लब वैसे खेले। तो मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद भी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका बहुत सिंपल आंसर है। क्या इस टाइम पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है, पहली बात तो एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या खेल रही है। पोजेशन फुटबॉल, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, लो ब्लॉक खेल रही है, मिड ब्लॉक मेंटेन कर रही है, क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। तो क्या इस टाइम पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है आप लोगों को? तो इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब को ऑल दे शुड बी थिंकिंग अबाउट इस कि हम कैसे गेम जीत जाएं। राइट। और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को। तुम टॉप 4 टॉप 6 में नहीं आ रहे भाई। किस क्या स्टाइल ऑफ प्ले क्या होता है? स्टाइल ऑफ प्ले एक वो है भाई, प्रिविलेज है एक। वो क्या कहते हैं उसे, कंफर्ट कुछ कहते हैं ना उसे, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, पता नहीं क्या है। हाँ मतलब बेसिकली लग्जरी है। एग्जैक्टली कंफर्ट का लग्जरी है एक। पहले आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है जो कि हमने चाबी के लिए भी डिस्कस किया था कि आपको जीतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप सोच सकते हो कि हमें सुंदर भी खेलना है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो भाई आप पहले ये सोचो कि आपको गेम जीतना कैसे है। सेकंड जो वो लोग कह रहे हैं वो ये है कि भाई मोरिनियो इज नॉट अ गुड मैन मैनेजर। तो ट्रू, ही इज नॉट अ गुड मैन मैनेजर, ये काफ़ी जगहों पे जाके प्रूव हो चुकी है। बट क्या टेन हैग अच्छा मैन मैनेजर है? जो रोनाल्डो से झगड़ा कर गया, फिर सैंचो से भी झगड़ा हो गया, अपेरेंटली कैसेमीरो वरान से भी झगड़ा हो गया था। तो आप उसको तो किसी बेसिस पे कह रहे हो जस्ट बिकॉज वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मुंह नहीं खोल देता डायरेक्टली, मीडिया को डायरेक्टली कॉल आउट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज अ गुड मैन मैनेजर। बिहाइंड द रूम्स, ड्रेसिंग रूम में जो चीज़ें चल रही हैं वो सबको आगे अल्टीमेटली आगे खोल के दिख रहा है कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करी जा रही हैं बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है, और आई थिंक वो जो प्रीवियस सॉर्ट ऑफ फ्लेवर रह गया मुंह में कि काफ़ी अच्छी तरीके से एंड नहीं हुई थी चीज़ें मोरिनियो का लास्ट टाइम जो था। हाँ, एंड आई गेट दैट कि क्यों लोग ऐसा सोचेंगे, बट ये जो 2 आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं लोग, आई थिंक दैट्स टोटली शिट भाई। मतलब कैसे मोरिनियो और टेन हैग का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी को क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। हाँ मतलब आई थिंक वो एक और आर्गुमेंट ये भी आएगी फेवर में मोरिनियो की कि टेन हैग थोड़ा फेवरेटिज्म भी करता है। एंड ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि क्यों बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है ये। अगर वो आता है बाय चांस
तो जो सबसे पहले जो प्लेयर्स वो निकालेगा वो होंगे इंग्लिश प्लेयर्स. मैग्वायर निकालेगा, रैशवर्ड निकालेगा. ऐसा हमें क्या पता भाई. आई थिंक ये तो होगा. पहली बात तो अगर मोरिनियो आएगा, आई थिंक उसमें दोनों टर्म्स होंगी, दोनों लोग अपने टर्म्स रखेंगे एंड मोरिनियो भी अपनी फर्म टर्म्स रखेगा. वो ऐसा नहीं होगा कि मैं नई ओनरशिप के जा रहा हूँ तो मैं गिवन कर दूं टोटल कि भाई तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा. आई थिंक वो उस लेवल की रिस्पेक्ट डिमांड करता है इस टाइम पे. एंड वो जो बोलेगा उसमें कुछ ना कुछ उसके टर्म्स पे भी चीजें अग्री होंगी. तो इफ ही सेज कि एक बंदा नहीं खेलेगा तो आई थिंक वो नहीं खेलेगा. एंड आई थिंक जो सबसे पहला बंदा फंसेगा वो रैशवर्ड होगा. रैशवर्ड एंड मे बी गाइज लाइक अपना, क्योंकि रैशवर्ड और उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है भी नहीं मोरिनियो और रैशवर्ड की. हाँ, आई थिंक मोरिनियो काइंड ऑफ नोस की एक्चुअली में इफ ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉट. तो ही मतलब आई काइंड ऑफ अग्री विद हिम इस मोमेंट पे कि ही डज नॉट ऑब्वियसली. तो लूक शॉ की बात ले लें हम लोग, अपना हैरी मैग्वायर की बात ले लें, रैशवर्ड की बात कर लें, मे बी मार्शल को एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. राइट. तो आई थिंक वो चीज़ भी हो सकती है. तो आई थिंक ये जो स्पेसिफिकली ये जो ड्रेसिंग रूम में जो कीड़े हैं इस टाइम पे, जो लोग पैरासाइट्स हैं जो क्लब को अंदर से खा रहे हैं, उनको निकालने में एक थोड़ा ऐसा रफ मैनेजर चाहिए जो कि मुंह पे बोल दे कि भाई तुम निकलो, क्योंकि थिंग्स आर ऑब्वियसली इधर वे बहुत अच्छी है भी नहीं यूनाइटेड पे. भाई मुझे लगता है ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बट क्या ये प्रैक्टिकली होगा? बिकॉज अगर तुम टेन हैग को सैक कर रहे हो बिफोर रिमूविंग दीज प्लेयर्स टू ब्रिंग इन मोरिनो, तो वो इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन. क्राइम है. तुम टेन हैग को सैक करने से पहले इन प्लेयर्स को निकालो भाई, फिर टेन हैग को सैक करो मोरिनो लाने के लिए. समझ में आता है. बट तुम टेन हैग को पहले सैक करो, फिर तुम मोरिनो से कह रहे हो कि इन प्लेयर्स को निकालो. आई थिंक वहां पर तुम थोड़ा अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजर या फिर प्लेयर्स. क्योंकि अगर प्लेयर्स ज्यादा मैनेजर इंपॉर्टेंट है तो पहले प्लेयर्स को सैक करो ना. मोरिनो क्यों करेगा? वो मतलब नौकर है तुम्हारा. आई थिंक और अगर ये चीज इसी पाथ पे जाते हैं वो लोग, तो दे आर जस्ट काइंड ऑफ डीलिंग द इनएविटेबल, जो कि अल्टीमेटली मोरिनियो का भी फॉलो आउट होगा फिर उन्हीं प्लेयर्स के साथ, गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ. अगेन वो ड्रेसिंग रूम लीक्स आएंगे, उल्टी सीधी बातें बोली जाएंगी, प्लेयर्स को फेवर किया जाएगा, इंग्लिश प्लेयर्स को स्पेसिफिकली फेवर किया जाएगा. एंड फिर अगर आप 6 महीने डाउन द लाइन फिर आप ये सोचते हो कि नहीं हमें रैशवर्ड को निकाल देना चाहिए अगले सीजन, तो फिर सेंस बना नहीं, क्योंकि आपने बस उस चीज़ को डिले करा है. वो चीज़ वो बंदा पहले ही कर सकता था. मतलब तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है? वैसे तो पहली बात है मोरिनियो टू आई थिंक है पॉसिबल, क्योंकि मोरिनो को एक्सेप्ट करना चाहिए. आई थिंक मोरिनो को तो डेफिनेटली करना चाहिए. क्यों? मोरिनो को इस टाइम पे कोई भी हाई प्रोफाइल क्लब मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक उसके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे फ्रैंकली. बस यही तो प्रॉब्लम है, जो ये इसकी डेस्परेशन है, इफ एट ऑल, to probably save his legacy. Maybe that will entice him into accepting whatever the conditions are for Manchester United. Okay. And then maybe he will also become an unwanted slave to all these English players. मुझे लगता है unwanted slave तो नहीं बनेगा, क्योंकि But of course I'm using a harsh word. नहीं मतलब मैं कहता हूँ कि no matter how bad things are, I think he is just not that personality. कुछ होगा तो वो बोल देगा. तो फॉल आउट हो जाएगा 2 साल के अंदर. हो जाए बट आई थिंक क्या तो फिर तो लेगेसी और टेंट हो. ये डबल एज स्वॉर्ड है ना, उसके दो ऑप्शन है इस टाइम पे. अगर वो या तो सऊदी चला जाए, विच इज की जिस लेवल पे उसने एंड करा है, अब इसके बाद वो और कुछ अचीव नहीं कर सकता. ही फॉर एवर बी बिहाइंड. अगर वो यहाँ पे जाता है एंड बाई चांस कुछ जीत जाता है, क्योंकि माइंड यू लास्ट टाइम किसी मैनेजर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई यूरोपियन ट्रॉफी जिताई थी, इट वाज मोरिनियो, जब यूरोपा लीग जिताई थी. उसके बाद से कोई घंटा नहीं जीत पाया. तो आई थिंक इस टाइम पे कोई जिता सकता है, तो इट कैन बी अ सीरियल विनर लाइक मोरिनियो. अगर वो चीज़ वो रोमा के साथ कर सकता है, तो वो चीज़ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी कर सकता है. कैपेबिलिटी तो है. तो आई थिंक वो डबल एज स्वॉर्ड होगी एंड ही विल बी मोर देन विलिंग टू टेक दैट रिस्क, चाहे टेंट हो जाए. क्या लगता है सक्सेसफुल होगा? अगर आई थिंक सक्सेसफुल बोलना बहुत डिफिकल्ट है. मुझे तो नहीं लगता. पहली बात तो यूनाइटेड में डिफाइन सक्सेस वही अभी है क्या सक्सेस. पहली बात तो ये. दूसरी बात क्या, इज इट इवन, मतलब मोरिनो के लिए भी थोड़ा अनफेयर है भाई. आई थिंक अभी टॉप क्लब्स की बात करी जाए, उसमें से सबसे वर्स्ट क्लब टू गो टू कौन सा है? तो आई थिंक वो यूनाइटेड ही है. हाँ राइट. मतलब टॉप क्लब्स हम लोग हम बात कर रहे हैं, बार्सा, रियल, सिटी, यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिख ले लो तुम. पीएसजी को शुड बी कंसिडर इन द टॉप लीग और कर सकते हैं, मतलब पीएसजी, चेल्सी, इन सबको कर सकते हैं. एंड चेल्सी तो अभी लॉजिकली कहाँ से हो रही है? आई थिंक चेल्सी सबसे लाइकली है. क्या ऑप्शन मोरिनो के लिए? क्यों? पहली बात तो क्योंकि मेरा अगला पॉइंट यही था, क्योंकि अगर हम बात करें कि मोरिनो के पर्सपेक्टिव से कौन सा सबसे लाइकली ऑप्शन है, आई थिंक पॉच इज गोइंग टू गेट द सैक.
बहुत होना ही जल्दी, चाहिए। बहुत जल्दी सैक हो जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेयर्स जितने भी इनके पास अवेलेबल है, इतनी गंदी क्वालिटी नहीं है कि आप रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जो गलती है वो पॉच की तरफ से है, एंड पॉच ने भी रिसेंटली आके खूब बोला तो है कि नहीं, ओनर्स मेरे को बैक करने को रेडी, बट वी ऑल नो हाउ दैट पैन्स आउट अल्टीमेटली। कुछ थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा इसके एकदम अगेंस्ट जाने में। Right. तो आई डू थिंक कि मे बी एट द एंड ऑफ द सीजन पॉच इज गोइंग टू गेट द सैक। मोरिनो के लिए सॉर्ट ऑफ होम कमिंग हो सकती है। देयर आर नॉट मेनी गुड मैनेजर्स अवेलेबल ईदर वे। नागेल्समैन ने ऑलरेडी मना कर दिया ऐसे प्रोजेक्ट को, तो अगर कोई यूनाइटेड को, चेल्सी को मना कर दिया था ऑफिशियली। मतलब कहा था उनने कि जिडान को अप्रोच किया था, नागेल्समैन को अप्रोच किया था बिफोर दे अप्रोच पोचेटिनो। तो भाई कहाँ से आएगा जिडान? हाँ, जिडान तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट अपेरेंटली नागेल्समैन को अप्रोच करा था इन लोग, उसने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था बिकॉज उससे प्रोजेक्ट रिलायबल नहीं लग रहा था। आई थिंक मोरिनो फ्रैंकली मोरिनो के पास भी वो लग्जरी नहीं है इस टाइम पे कि वो चूज करे। उसे ऑप्शंस मिलेंगे 2-3 और उसमें से सब अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर इस टाइम पे चेल्सी और यूनाइटेड में भी अगर चांस हो ना, आई वुड से कि भाई गो फॉर चेल्सी, क्योंकि यूनाइटेड में हमें ऊपर से देखने में लग रहा है नहीं यार ये चेल्सी से ऊपर फिनिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अंदर जाके कितना टैक्सिंग होगा वो उसके लिए आई डोंट नो कि वो कर पाएगा, सक्सीड नहीं कर पाएगा। चेल्सी एटलीस्ट चलो ही हैज मैनेज 2 times बिफोर इन चेल्सी, एंड एक वो सॉर्ट ऑफ होम कमिंग होगी, मे बी मैनेजर्स भी बैक, फैंस भी बैक करेंगे, एंड वहाँ पे हायरार्की है एटलीस्ट। यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि प्लेयर्स ऊपर है, मैनेजर ऊपर है, बोर्ड ऊपर है, कौन कहाँ है किसी को कुछ नहीं ये पता। मतलब मुझे लगता है यूनाइटेड में ना हर मैनेजर क्यों आके ये रैशफोर्ड और मार्शल जैसे लोगों के मतलब विम्स एंड फैंसीज पे नाच रहा होता है। हाँ, मे बी क्या पता इनका अंदर ही अंदर ग्रुप में ड्रेसिंग रूम में गट्ठा हो, मेन गट्ठा हो इनका कोई, जो कि अगर ये टर्न कर गया उनके अगेंस्ट, मैनेजर के अगेंस्ट, तो फिर मैनेजर ही कोई सुनने वाला नहीं। एज पर द रिपोर्ट्स तो ये चीज़ तो है, ड्रेसिंग रूम जो भी लीक्स होते हैं, इवन फॉरन प्लेयर्स की तरफ की जो सोर्सेज हैं कि चलो फॉरेन प्लेयर के एजेंट ने आके किसी न्यूज़ आउटलेट को बता दिया, फिर उन्होंने वो चीज़ पोस्ट कर दी। इवन रोनाल्डो के टाइम पे ये चीज़ आई तो थी कि मगवायर, रैशफोर्ड ये सब अगेंस्ट हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एडवाइस सुनते नहीं। हाँ, किसी को कुछ सुनना नहीं है, एंड सब मतलब स्टैंडर्ड ऊपर करने की जगह वो उसके यूनाइटेड के कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी में काम करता था, कोई उनका कोच था, उसने ये चीज़ बोली थी कि रोनाल्डो वांटेड कि सबका स्टैंडर्ड ऊपर जाए और बाकी सब सोचते थे कि नहीं सबका सेम आना चाहिए, नीचे ले आओ स्टैंडर्ड को। ये कैसे चलेगा क्या क्लब? तो मैं उस टाइम पे 37 कुछ का था। हाँ, तो मैं 24-25 साल का है। तो मेरा अल्टीमेटली ये कि दूर से देखने में कैसा भी लग रहा हो कि यूनाइटेड कहाँ पे फिनिश कर रही है, अंदर से वो क्लब कैसा है ना, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी डोंट इवन नो कि वहाँ पे कैसे चीजें चलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर मोरिनो जाता है यूनाइटेड, आई थिंक द लाइकलीहुड ऑफ इट बीइंग अ फेलियर इज मच हायर मे बी। हाँ, एंड फेलियर आई थिंक अगर क्या यूनाइटेड अभी जैसा खेल रही है उससे गंदा तो क्या ही कर सकती है। हाँ. तो मे बी नॉट फॉर यूनाइटेड, जो फेलियर मैं कह रहा हूँ वो इट इज फॉर मोरिनो, फॉर हिज पर्सनल लेगेसी, राइट, कि प्रॉब्ली द लास्ट शॉट एट अ बिग क्लब एंड वहाँ पे भी यू मेस इट अप विद इन 2 years। Right. एंड आई एम श्योर वहाँ पे इंग्लिश मीडिया फिर रिपोर्ट्स निकालेगी कि प्लेयर से फॉलो आउट हो गया, ये हो गया, मैन मैनेजमेंट नहीं आती है, गालियाँ दे रहा है प्लेयर्स को, ये कर रहा है वो कर रहा है, फॉलो आउट हो गया वगैरह वगैरह। तो उसकी मीडिया इमेज भी फिर ख़राब होगी थोड़ी बहुत, गुडविल भी ख़राब हो जाएगी। तो क्या ही बोले भाई इसमें। आई थिंक मेरे हिसाब से अल्टीमेटली एंड में इसी नोट पे करूँगा कि मेरे लिए अभी भी मुझे लगता है जो सबसे फीजिबल ऑप्शन है, जो सबसे लाइकली ऑप्शन है, इट इज़ गोइंग टू बी चेल्सी इंस्टेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अगर वो चेल्सी जाता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी हिम इन द प्रीमियर लीग अगेन। बट ऑन दैट नोट, पहले तो बात भाई कमेंट करके बताइएगा सबको क्या लगता है कहाँ जाएगा मोरिनो। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी जो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए हमारी, वो आपको मोहन दिखा देगा, वो आपको यहाँ दिख रही होगी, तो आप इसको देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।